ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने स्टार्ट करना है अपना फ्लूइड रेसिस्टेशन एंड ब्लड कंपोनेंट से। इंशाल्लाह आज हम ये और सेकंड सेक्शन जो से है ना, उसके हम मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो हम एंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और इसके अंदर से हमारा जो एक ये वाला टॉपिक और एक मैसिव ट्रांसफ्यूजन और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ये हमने अच्छे से करना है। और उसके बाद हमने बाउंड्स एंड क्लासिफिकेशन, फेसेस और फैक्टर अफेक्टिंग, इंशाल्लाह। ठीक है। मेथड्स क्योंकि ये हमारा नहीं है, इतना पूछा नहीं जाता। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन इंशाल्लाह अच्छे से करेंगे। और उसके बाद जो सा है वो आपका देखते हैं, अगर टाइम बचेगा तो हम इंशाल्लाह फिर आगे, आपको पता है कि हाइपरट्रॉफिड स्कार और क्लियॉइड से तो एक क्वेश्चन आपका हर साल एक क्वेश्चन आपका आता है। 2025 के मई के इसमें दिसंबर में, और 2026 के मई के अंदर जो है वही क्वेश्चन आया हुआ है क्लियॉइड का। ठीक है ना। और उसके बाद प्रेशर अल्सर, डिप्राइटमेंट, डिरासिंग, और ये चीजें हमारा नहीं है। ये आपका जो NR2 के लिहाज से वो इम्पोर्टेंट होता है। ओके बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे फ्लूइड रेसिसिटेशन एंड ब्लड कंपोनेंट से। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, कल के टॉपिक्स की आपको समझ आ गई थी अच्छे से? कल जितने टॉपिक्स पढ़े थे अच्छे से समझ आ गई थी आप सबको? ओके जी। फ्लूइड रेसिस्टेशन एंड ब्लड कंपोनेंट्स। बच्चों, फ्लूइड रेसिस्टेशन का क्या मतलब होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जब भी किसी किस्म का शॉक हुआ हो, या आपकी बॉडी को स्वेयर फ्लूइड की नीड हो, ठीक है ना, या हमारी बॉडी के अंदर स्वेयर फ्लूइड लॉस हुआ हो, यानी कि हमारी बॉडी से खून, पानी, ऐसी चीजें जिसकी वजह से हमारी बॉडी शॉक के अंदर जा रही हो, हमारी बॉडी के अंदर पानी की मिकदार, ब्लड की मिकदार कम हो, उसके अंदर हमारी बॉडी को आईवी फ्लूइड की जरूरत पड़ जाए। यानी कि हम आईवी लाइन लगा के, और हम जो है वो आपके आईवी फ्लूइड्स हैं। ठीक है ना। अब जिससे आपकी आईवी फ्लूइड्स देने से, चाहे उसमें नॉर्मल सलाइन आए, रिंगर लैक्टेट आए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन आए, उनको देने से आपका जो सर्कुलेटिंग वॉल्यूम है, जो आपका सर्कुलेटिंग वॉल्यूम है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर खून का या पानी का जो सर्कुलेशन है, वो रिस्टोर हो जाए, उसको हम कहते हैं फ्लूइड रिससिटेशन। यानी कि जो वॉल्यूम है वो आपको क्या हो जाए, रिस्टोर हो जाए। ठीक है। जब वॉल्यूम रिस्टोर होता है तो आपका जो वेनस रिटर्न है, यानी कि जो आप जो इंफीरियर वेना केवा जो आपके ब्लड को वापस दिल के अंदर लेके आती है, और फिर दिल से जो है वो आपकी जो है बॉडी के अंदर जाती है, तो आपका जो वेनस रिटर्न होता है वो आपको क्या हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है। जब वेनस रिटर्न आपका इंप्रूव हो जाता है तो उसकी वजह से आपका जो कार्डिक आउटपुट है वो भी इंप्रूव हो जाता है, वो भी आपका बढ़ जाता है। ठीक है ना। और जब आपका कार्डिक आउटपुट इंप्रूव हो जाता है तो इसकी वजह से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी को, जिस्म को मिलता है थ्रू एब्डोमिनल ऑल्टा, तो उससे आपकी टिश्यू की परफ्यूजन और आपकी ऑक्सीजन भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए जो फ्लूइड रेसिसिटेशन है, उसका मकसद आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेटिंग वॉल्यूम को इंप्रूव करना होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करना होता है। ठीक है। और ऑर्गन्स की जो टिश्यू की परफ्यूजन है उसको ठीक करना होता है। क्लियर? अच्छा। अब वो कहता है कि फ्लूइड रिससिटेशन हमें कब कब चाहिए। ठीक है। क्या क्या मकसद होता है कि हमें कब कब फ्लूइड रिससिटेशन चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, हेमरेज हुआ है, ठीक है, हेमरेज हुआ है,
यानी कि आपको चोट लगी है, आप गिरे हैं, आपका एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी ऐसा हुआ हो जिसके अंदर आपकी बॉडी से ब्लड का यानी कि खून का, पानी का लॉस हुआ हो, उसको हम कहते हैं कि यार अब इस पेशेंट के अंदर फ्लूइड देने की जरूरत पेश आ गई है। उसके अंदर सबसे पहली चीज होती है आपकी हेमरेज, सेकंड मेन चीज होती है आपकी सीवियर डिहाइड्रेशन, सीवियर एंड हेमरेज और सीवियर डिहाइड्रेशन। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर वॉमिट एंड डायरिया, वॉमिट एंड डायरिया, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म विच इज बर्न, ठीक है। एंड लास्ट वन इज सेप्सिस। इसके अलावा और भी कंडीशंस होती हैं, लेकिन ये जो सी वो मोटी मोटी ऐसी हैं कि आपके जो एनआरई है उसके अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब भी आपकी बॉडी के अंदर से फ्लूइड लॉस होता है या ब्लड लॉस होता है, तो मैंने आपको कल भी बताया था बच्चों, जब भी आपकी बॉडी से फ्लूइड लॉस होगा, फ्लूइड कम होगा, उसमें आपका सर्कुलेटिंग वॉल्यूम, आपके जिस्म का जो वॉल्यूम होता है वो आपका कम हो जाता है। जब ये आपका कम होगा तो उसकी वजह से आपका जो प्री लोड होता है वो भी कम हो जाता है। जब प्री लोड कम हो जाता है तो उसकी वजह से आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम हो जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम जब आपका कम होगा तो उसकी वजह से आपका जो कार्डिक आउटपुट है वो भी आपका कम हो जाता है, ठीक है ना। एंड एट द एंड आपकी बॉडी के अंदर शॉक डेवलप हो जाता है जब आपके टिश्यू की परफ्यूजन नहीं होती। अब व्हाट इज द इनिशियल अप्रोच, क्या इनिशियल अप्रोच है आपकी, यानी कि आपने क्या डिटेक्ट किया, कैसे पता चला कि यार कैसे है और क्यों फ्लूइड देना है, क्या मतलब कैसे जरूरत पेश आई। इनिशियल अप्रोच आपकी क्या होती है, ठीक है ना। ये हम जब नीचे एमसीक्यूज करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हाँ यार ये जो टॉपिक्स हैं वो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ऐसे आप पूछे जा सकते हैं जनरल सर्जरी के अंदर। सबसे पहले आपके देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये 100% ये नहीं है कि आपका जनरल सर्जरी में आ जाना। एक्चुअल में ये जनरल सर्जरी, सारी ये जनरल सर्जरी है और जो हमने पढ़नी है इसके अंदर से 70% आपका ये जो टॉपिक्स हैं इसमें से नहीं आएगा क्वेश्चन। मसला सारा ये है कि 70% के अंदर से आ भी सकते हैं, इसलिए ये चीजें आपकी जरूरी हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपकी इनिशियल अप्रोच क्या है, इनिशियल अप्रोच क्या है बच्चों। सबसे पहले इनिशियल अप्रोच क्या होती है, आपने शॉक को सस्पेक्ट करना है। क्या करना है, शॉक को सस्पेक्ट करना है। यानी कि शॉक को सस्पेक्ट का क्या मुराद है कि आपने सबसे पहले देखना है कि यार पेशेंट शॉक के अंदर है या नहीं है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपने डिटेक्ट कर लिया है कि हाँ यार मेरा, तारिक अपना माइक ऑन ऑफ करो बच्चे। जब भी अगर आपने सस्पेक्ट किया कि यार जो पेशेंट है वो शॉक के अंदर है, तो आपने सबसे पहले उसकी क्या करना है, ABCDE अप्रोच, यानी कि एयरवेज, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ये सारी चीजें आपने एक्सेस करनी है। जैसे ही आपने ये एक्सेस की तो उससे क्या होता है, आपने सबसे पहले क्या देना पेशेंट को, ऑक्सीजन, अच्छे से ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और इसके अलावा आपने ऑक्सीजन के साथ साथ आपने उसकी जो एक्सटर्नल ब्लीडिंग है, जो एक्सटर्नल ब्लीडिंग है उसको बच्चे क्या करना है, कंट्रोल करना है। अब एक बात याद रखें, इस टाइम पे भी फॉर एग्जांपल अब रात को मेरे पास एक पेशेंट आया इमरजेंसी के अंदर कि सर मैं मतलब अमूमन कोई टाइम होगा कोई 3 का और उसको स्पास्टिक पेन हो रहा था बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं कि मरोड़ वाला पेन उठना ना पेट के अंदर। तो वो कहते हैं सर मुझे इतना पेन हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना मेरे जो बॉडी है ना उसके अंदर मरोड़ उठ रहे हैं, ठीक है, और मुझसे ना चला फिरा भी नहीं जा रहा। खैर मैंने उसकी हिस्ट्री ली तो उसने कहा जी सर मैं ना पानी नहीं पीता, मैं बोतलें बहुत ज्यादा पीता हूँ। फिर मैंने जब उसको एग्जामिनेशन किया, पाल्पेशन की और साथ परफ्यूजन की, तो मुझे उसको लीवर के ऊपर जो है वो थोड़ा हार्ड मास फील हुआ। मैंने कहा यार आप अल्ट्रासाउंड अपना करवाया, मुझे लग रहा है कि आपका फैटी लीवर भी है और थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि आपका ना मास भी है, ठीक है ना। और वो एक्चुअली में मास भी था और जो वो अल्ट्रासाउंड करवा के आया तो और फैटी लीवर ग्रेड 2 का था उसका, ठीक है। हमने उसको फौरन से, अब होता क्या है कि जब भी आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करता है इमरजेंसी में, चाहे आप हाउस जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, आप अपने पास हैं, सबसे पहले जैसे ही पेशेंट आए आपने उसकी हिस्ट्री लेके सबसे पहले एक काम करना होता है कि आपने नर्स को ये कहना होता है कि इनको लार्ज बोर आईवी जो कैनोला होता है इसको लगा दें। लार्ज बोर आईवी कैनोला क्यों लगाते हैं, आइदर इट्स अ नर्सिंग क्वेश्चन बट इट्स इम्पोर्टेंट टू नो कि आपने पहले पहले लार्ज बोर आईवी कैनोला क्यों लगाया, ताकि
पेशेंट को ड्यूरिंग हिस्ट्री, ड्यूरिंग टेकिंग टू द इमरजेंसी रूम, टेकिंग टू द बेड, मेडिसिन बनाते हुए अगर पेन बहुत ज्यादा हो जाए या पेशेंट शॉक के अंदर डेवलप हो जाए या पेशेंट जो सा वो आपका सेप्टिक शॉक के अंदर डेवलप हो जाए, तो हम फौरन से उसको जो सा वो हम, या पेशेंट जो सा वो आपकी कोमा के अंदर जा रहा हो या पेशेंट जो सा वो एमआई के अंदर चला जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, तो हम पहले पहले उन लार्ज आईवी कैनोलास के थ्रू एड्रीनालीन रश कर दें पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो कैनोला जो होता है वो आपने पहले पहले याद रखना है कि यार ये चीज आपकी एक्सेस होनी चाहिए। ठीक है, एंड देन उसके बाद बेशक आप जो वो आपने ब्लड सैंपल्स भिजवाने आप वो भिजवाएं। ये सारी चीजें जो वो आपकी इनिशियल अप्रोच होती है। ठीक है ना, इनिशियल अप्रोच के बाद सेकंड स्टेप होता है आपका आईवी एक्सेस का, आईवी एक्सेस का। ठीक है, आप बच्चे हैं उसके अंदर शॉर्ट, और अगर आपको बड़ा है तो उसके अंदर 24 गेज जो है वो हम यूज कर रहे होते हैं। तारिक बच्चे अपना माइक ऑफ करो बेटा। ठीक है, उसके अंदर आपका जो है क्या होता है कि आपने आईवी एक्सेस देना होता है, यानी कि सेंट्रल वेन एक्सेस वगैरह आपने देना होता है। फिर उसके बाद कौन सी चीजें आ जाती हैं आईवी एक्सेस के बाद, जो सबसे इंपॉर्टेंट समझने की है, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिससिटेशन फ्लूइड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने मेरे से रीनल पढ़ा मैंने उसमें अच्छे से उनको बताया हुआ है कि किस तरह एनएस कब देनी है, रिंगर कब देनी है, क्रिस्टोइड्स कब देने हैं, कोलॉइड्स कब देने हैं। ठीक है, पहले पहले चीज आती है आपकी क्रिस्टलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स में कोई बच्चा बता सकता है क्या आ सकता है, होता क्या है? कोई बच्चा बताना चाहे कि सर क्रिस्टलॉइड में ये चीजें आ जाती हैं। सर इसमें स्लाइन आ जाएगा, डेक्सट्रोज आ जाएगा, हाँ, रिंगर अच्छा, लैक्टेट। हाँ, इसके अंदर जो क्रिस्टलॉइड्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना आपकी, वो आपकी होती है सबसे इंपॉर्टेंट 0.9% एनएस। ठीक है, इसके अलावा आपका आ जाता है रिंगर लैक्टेट। ठीक है ना, इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हर्टमैन्स सोल्यूशन। कल मैं क्वेश्चन कर रहा था जनरल सर्जरी का यू वर्ल्ड के अंदर, तो इसका हार्टमैन सोल्यूशन का जो सा वो क्वेश्चन आया हुआ था क्रिस्टलॉइड का, बहुत मिनिमम सा वो था, सिनेरियो था, लेकिन इसका क्वेश्चन आया हुआ था। अच्छा, ये होते हैं आपके क्रिस्टोइड्स। अब आपने यानी कि रिंगर लैक्टेट दिया है, हार्टमैन सोल्यूशन दिया है या प्लाज्मा वगैरह दिया है, तो आप थ्रो आईवी जो से वो आपने देना है। ठीक है, अब ये करते क्या है, ये आपकी इंट्रावेस्कुलर जो स्पेस होती है उसके अंदर जाते हैं। ठीक है ना, और कुछ फ्लूइड जो होता है वो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यूज के अंदर जाते हैं। इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर जो वॉल्यूम है उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, और ये आपका जो सर्कुलेटिंग वॉल्यूम होता है उसको टेम्पररी तौर पे इंप्रूव कर देता है। ठीक है ना, जिससे आपका कार्डिक आउटपुट क्या हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है। ठीक, ये आपके क्या होते हैं क्रिस्टलॉइड। अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो आपकी एनएस की है, नॉर्मल स्लाइन। बच्चों नॉर्मल स्लाइन में होता क्या क्या है, सोडियम और क्लोराइड। ठीक, अब जब सोडियम और क्लोराइड आप देंगे तो उसकी वजह से आपका क्या होता है कि आपका पोटाशियम, आपका कैल्शियम, ठीक है ना, ये आप इसकी बफरिंग नहीं होती। ठीक है, बस सिर्फ सिंपल एनएस का मतलब ये होता है कि आपने वॉल्यूम को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, यानी कि आपने वॉल्यूम को दे दिया पेशेंट को, जो है वो आपने दे दिया। अगर हम बहुत ज्यादा एनएस दे दें तो उसके अंदर एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको हम कहते हैं हाइपर क्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, कि क्लोराइड आप जो है वो बहुत ज्यादा दे दें। इसके अलावा होता है रिंगर लैक्टेट। बच्चों रिंगर लैक्टेट के अंदर आपकी सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम, कैल्शियम लैक्टेट सारी चीजें होती हैं। कभी भी मैं वैसे अमूमन आपको बता रहा हूँ कि आपको कभी भी फील हो रही हो ना कि डिजीनेस वगैरह या बहुत ज्यादा आप मतलब आपसे काम ना हो रहा हो, फटीग हो रही हो, तो एक दफा ना रिंगर लाजमी लगवाएं। और एक और चीज, जब आप एग्जाम के लिए जाएं, एक मेरी बात मान लेना, एनआरई के एग्जाम से एक दिन पहले या 2 दिन पहले प्लीज रिंगर लैक्टेट लाजमी लगवाना। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, ये सॉलिड टिप दे रहा हूँ जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं या जितने बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर लेंगे, एनआरई एग्जाम से पहले रिंगर लैक्टेट लगवा कर जाना। मैं आपको बेट बता रहा हूँ कि आपका इंशाल्लाह पेपर बहुत अच्छा होगा, बाबे दुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर सारी चीजें होती हैं, सोडियम भी होता है, क्लोराइड भी है, पोटाशियम भी है, कैल्शियम भी है, लैक्टेट है, सारी चीजें हो रही होती हैं।
ठीक है ना। तो इसलिए जो आपके ब्लड प्रोडक्ट्स होता है उसके अंदर जो उसकी जो एसिड बेस बैलेंस है वो आपका कंट्रोल सही हो रहा होता है, एसिड बेस बैलेंस आपका सही कंट्रोल हो रहा होता है। ठीक है। अच्छा जी। फिर पहली चीजें तो आपकी क्रिस्टलॉइड आ गई, फिर आपके आगे कोलाइड्स। कोलाइड्स क्या चीजें होती हैं बच्चों? यानी कि आपकी क्रिस्टलॉइड के बाद आएगी कोलाइड्स। कोलाइड्स के अंदर क्या आती हैं बच्चों? ये देखिए, जैसे वो आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे, रिंगर और क्या कहते हैं अपना नॉर्मल लाइन, हार्टमैन्स। कोलाइड्स के अंदर आपके लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं जो आपके इंट्रावेस्कुलर स्पेसिस के अंदर जो है वो रिटेन करने की क्या कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है। अब कोलाइड्स के अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो आपका आता है ह्यूमन एल्ब्यूमिन। क्या आता है? ह्यूमन एल्ब्यूमिन। इसके अलावा और भी आते हैं विच इज नॉट कंसर्न टू यू, विच इज जेलेटिन सॉल्यूशंस। ये आपके लिए नहीं है, सिर्फ आपके लिए ये पॉइंट है। ठीक है। जब भी आप कोलाइड की इन्फ्यूजन करते हैं यानी कि एल्ब्यूमिन देते हैं, उससे आपका ऑनकोटिक प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर डेवलप हो जाता है, इनकोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ऑनकोटिक प्रेशर करता क्या है? जो आपके पानी को कैपिलरीज के अंदर होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। जब आप ऑनकोटिक प्रेशर देते हैं तो उससे जो आपका फ्लूइड होता है वो आपकी इंट्रावेस्कुलर स्पेसिस के अंदर रिटेन कर जाता है और आपका प्लाज्मा वॉल्यूम टेम्परेली एक्सपैंड हो जाता है। ठीक है। लेकिन जब भी आप, अगर आपके पास पेशेंट प्रेजेंट हो, ट्रॉमा हो, ठीक है ना, तो आपने सबसे पहले कोलाइड्स नहीं देने, सबसे पहले आपने क्रिस्टलॉइड्स देने हैं, फिर उसके बाद आप कोलाइड्स दे सकते हैं। ठीक है। तो आपने जो है वो क्या करना होता है, कोलाइड्स वगैरह देने होते हैं। अच्छा जी। फिर इसके बाद अ, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, फिर इसके बाद कोलाइड्स के बाद आपकी चीज आ जाती है ब्लड कंपोनेंट्स। ब्लड कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं आपकी? अब हमारे पास ना, जब भी वार्ड में आप काम कर रहे होंगे या इमरजेंसी में काम कर रहे होंगे, बेसिकली वार्ड के अंदर होता है ज्यादा ये, कि पेशेंट आपके पास आ जाए, सर मैंने होल ब्लड लगवाना है। ठीक है। वो आपसे पूछता है, सर जी मैंने होल ब्लड लगवाना है, मैंने पैक्ड आरबीसीज लगवाने हैं, मैंने एफएफपी लगाना है, मैंने प्लेटलेट्स लगवाना है, कैरियोप्रेसिपिटेट, यानी कि इन चीजों में से मैंने क्या चीज लगवानी है। उस टाइम पे हम भी एज एचओ हम भी बहुत ज्यादा जो सा वो हो जाते थे कि यार क्या लगवाए पेशेंट को, कि सर क्या बता के गए थे, हम भूल जाते हैं। ठीक है। तो होता यह है कि हम आपने इन चीजों को अच्छे से पढ़ना है कि यार ये चीज होती क्या है। पहले पहले हमने पढ़ना है पैक्ड आरबीसीज क्या होते हैं। पैक्ड आरबीसीज का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर आपके कंसंट्रेटेड रेड ब्लड सेल्स होते हैं, खून के जो मेजर आपके सेल्स होते हैं आरबीसीज, ठीक है, वो होते हैं जिसका काम क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करना। क्या करना? कैरी करना। अब फॉर एग्जांपल आपके पास पेशेंट मेजर हेमरेज का आए, सेप्टिक का आए, अनीमिया का आए, हेमोडायनेमिकली स्टेबल आए या ब्लड लॉस से आए, तो आपने सबसे पहले आपने रेड ब्लड सेल्स की परफ्यूजन करवानी, ट्रांसफ्यूजन करवानी होती है। तो जब आपकी बॉडी के अंदर आप आरबीसीज की ट्रांसफ्यूज करवाएंगे, आपके आरबीसीज का सेल इंक्रीज होगा, तो आपको पता है आपका एचबी भी इंक्रीज होगा। ठीक है। 1 लीटर जो आपको, ये मैंने इन बच्चों को पढ़ाया था रीनल सिस्टम के अंदर, कि एक आरबीसीज लगने से आपका कितना इंक्रीज हो जाता है, 1 पॉइंट आपका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। तो जब आपकी एचबी इंक्रीज होगा तो आपको पता है कि आपकी एचबी है वो आपको क्या कैरी कर रहा होता है, एचबी के पास कौन सी एबिलिटी होती है बच्चों, ऑक्सीजन कैरी करने की, ऐसी है ना। तो जब आपका एचबी इंप्रूव होगा तो क्या आपकी ऑक्सीजन कैपेसिटी इंप्रूव नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो उससे क्या होता है, आपकी ऑक्सीजन के जो कैरिंग कैपेसिटी वो इंप्रूव होगी, और आपके जो टिश्यूज हैं, आपके टिश्यूज हैं उसकी ऑक्सीजन डिलीवरी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी। दूसरी चीज एफएफपी। एफएफपी क्या होते हैं? आपके जो प्लाज्मा कंपोनेंट जिसके अंदर आपके मल्टीपल क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या हो, प्रेजेंट हो, क्या हो, मल्टीपल क्लॉटिंग फैक्टर्स
प्रेजेंट हो। मल्टीपल क्लॉटिंग फैक्टर्स का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपको पेशेंट आया है, वो कहे सर मुझे पखाने में से खून आ रहा है बहुत ज्यादा, और आप कहें यार अपना ना एफ जो है ना वो सीबीसी करवा के, आप सीबीसी देखिए, आप कहें यार प्लेटलेट तो बड़ा गिरा हुआ है। क्या गिरा हुआ है? आपका जो प्लेटलेट है वो आपका क्या है, बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। अगर पेशेंट के अंदर जो प्लेटलेट है उसकी मिकदार कम हो जाए और पेशेंट को मुसलसल ब्लीड होना स्टार्ट हो जाए, क्या हो रही हो आपको? ब्लीड, इसे हम कहते हैं इमरजेंसी के अंदर एक्टिव ब्लीडिंग। क्या कहते हैं हम? एक्टिव ब्लीडिंग। ठीक। जब पेशेंट के अंदर एक्टिव ब्लीडिंग हो रही हो, पखाने से खून आ रहा हो, मुंह से खून आ रहा हो मुसलसल, तो हम उस पेशेंट के अंदर सीबीसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्लेटलेट काउंट देखते हैं। अगर पेशेंट के अंदर आपका प्लेटलेट काउंट कम है तो उसके अंदर आपने एफएफपी की ट्रांसफ्यूजन करवानी होती है। जब आप एफएफपी की ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है, जो आपका क्लॉटिंग फैक्टर है, वो आपके क्या कर जाते हैं, रिप्लेस कर जाते हैं। इससे आपकी जो कोएगुलेशन है, आपके अंदर क्लॉट बनने का जो अमल है, खून के जमने का जो प्रोसेस है, वो आपका इंप्रूव हो जाता है। क्या हो जाता है? इंप्रूव हो जाता है। और जब आपका खून इंप्रूव हो जाता है तो आपकी जो ब्लीडिंग है वो आपकी स्टॉप हो जाती है। ये पॉइंट समझ में आया? एफएपीस का पॉइंट समझ में आया कि आपकी बॉडी के अंदर अगर आपको भी कभी भी खून बहुत ज्यादा आ रहा हो, आप सबसे पहले लैब इन्वेस्टिगेशन के अंदर सीबीसी करवाएं, और सीबीसी के अंदर अगर प्लेटलेट काउंट बहुत कम आ रहा है तो आप सबसे पहले पेशेंट को एफएफपी जो है वो ट्रांसफ्यूज करवाएं। ठीक है? और एफएफपी जो सा होता है वो आपकी बॉडी के अंदर ब्लीडिंग को इंप्रूव कर देता है। फिर उसके बाद आपकी क्या आ जाती है? प्लेटलेट्स। क्या आ जाती है आपकी? प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स का क्या होता है? सेम। प्लेटलेट्स आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि प्लेटलेट्स आपकी प्राइमरी हीमोस्टेसिस के लिए जरूरी होता है। प्राइमरी हीमोस्टेसिस के लिए आपका जरूरी होता है। और इसके अंदर आपका ना पीटी, पीटीटी और आईआरआर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, प्लेटलेट आपका होता है प्राइमरी हीमोस्टेसिस के लिए, यानी कि अगर आपकी किसी भी जगह पे, यानी अगर आपकी जो वेसल है वो आपकी डैमेज हो गई है, या वहां पे आपका जो है वो आपका जो प्लेटलेट्स प्लग हैं वो आपके बन रहे हैं, ठीक है, जहां पे आपके बनते हैं, तो इसमें क्या होता है? सेम वही, एक्टिव ब्लीडिंग। एक्टिव ब्लीडिंग। लेकिन इसके अंदर एक और टर्म है, वहां पे था एक्टिव ब्लीडिंग विद क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी, यानी कि ब्लीडिंग हो रही है। यहां पे होगा एक्टिव ब्लीडिंग विद थ्रम्बोसाइटोपिनिया, मैसिव हेमरेज। तो जब भी आप इन पेशेंट्स के अंदर थ्रम्बोसाइटोपिनिया के पेशेंट के अंदर, यूरेमिक जो सिंड्रोम होता है उस पेशेंट के अंदर, जब भी आप प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करते हैं तो उसकी वजह से आपका जो प्लेटलेट नंबर है वो आपके क्या हो जाते हैं, आपकी बॉडी के अंदर से बढ़ जाते हैं। जब भी आपकी बॉडी के अंदर प्लेटलेट बढ़ते हैं तो आपका प्लेटलेट का नंबर और फंक्शन इंप्रूव होता है, और उससे सेम आपकी बॉडी के अंदर जो प्राइमरी क्लॉट फॉर्मेशन है, प्राइमरी क्लॉट फॉर्मेशन है, वो आपकी इंप्रूव हो जाती है। सब बच्चों ने प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन पढ़ा है ना, कि किस तरीके से एंडोथेलियम के अंदर इंजरी होती है, वीडब्ल्यूएफ जो है वो इंक्रीज हो जाता है, वीडब्ल्यूएफ से जो है वो आपका जीपी1 भी जो है वो आपका इंक्रीज होता है, वो रिलीज होता है। एडिशन फैक्टर कौन सा हो रहा होता है आपका, अट्रैक्टिव फैक्टर जो है वो आपका कौन सा होता है, तो ये आपकी चीजें जरूरी है। तो प्राइमरी क्लॉट फॉर्मेशन के अंदर, जो प्राइमरी क्लॉट फॉर्मेशन है जिससे आपकी बेटर होती है और आपकी ब्लीडिंग कम होती है, तो उसके अंदर आपने प्लेटलेट देना होता है। बट प्लीज रिमेंबर, अगर आपका प्लेटलेट काउंट नॉर्मल हो, लेकिन जो पेशेंट है आपका एंटी प्लेटलेट ड्रग या स्वेयर इलनेस से आपकी जो प्लेटलेट फंक्शन है वो आपका जो अबनॉर्मल हो रहा हो, तो उसके अंदर आपने जो है वो आपने प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन जो है वो देना होता है। याद रखें, अगर आपका प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कम है या उसका काउंट कम है तब ही आपने देना है, अदरवाइज नहीं देना। ठीक है? लास्ट वन, कैरियो प्रेसिपिटेट। कैरियो प्रेसिपिटेट क्या होता है? कि आपका प्लाज्मा का कंसंट्रेटेड पोर्शन, अब उस कंसंट्रेटेड पोर्शन यानी कि कैरियोप्रेसिपिटेट के अंदर कौन कौन सी चीजें आपकी आ जाती हैं? सबसे इंपॉर्टेंट, फाइब्रिनोजेन। क्या आ जाती है? फाइब्रिनोजेन। फैक्टर 8। कोई बच्चा बता सकता है फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी कौन सी होती है? फैक्टर 13, VWF। हीमोफीलिया ए। शाबाश। और VWF की डेफिशिएंसी?
तो उसमें वॉन विलिबरेन डिजीज आ जाती है। शाबाश। ठीक है भाई, ये मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है, इन्होंने हिमा मेरे से ही पढ़ी हुई है। तो जारा कहाँ पे है? हाँ देखा, जारा ने भी बताया। अच्छा खैर, तो ये आपकी कौन सी होती हैं, आपकी जो प्लाज्मा है उसके अंदर जो से ये सारी चीजें आपकी होती हैं। और आपकी बॉडी के अंदर जब भी आपकी बॉडी के अंदर मेजर ब्लीडिंग हो, जब भी आपकी बॉडी के अंदर मेजर ब्लीडिंग हो, उसके अंदर आपका फाइब्रोनोजिन कम हो, ठीक है ना, क्लॉट की जो फिब्रिन है, ये मैश है, वो आपका कम कर रहा हो, क्योंकि इफेक्टर 8 आपका 10 के साथ मिलके मैश बना रहा होता है। ठीक है, ब्लीडिंग आपकी मुसलसल हो रही हो, तो उसके अंदर आपने कैरियोप्रेसिपिटेट यानी कि फाइब्रोनोजिन को रिप्लेस करना होता है, और उसके अंदर आपकी क्लॉट फॉर्मेशन क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। लास्ट वन इज होल ब्लड। होल ब्लड, होल ब्लड के अंदर आपने क्या आ जाता है, सारी चीजें जो आपने अब तक पढ़ी हैं, आपके रेड सेल्स, आपका प्लाज्मा, आपके प्लेटलेट्स, आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स, सारी चीजें आपके आ जाती हैं, जिससे आपका वॉल्यूम भी रिस्टोर हो जाता है। क्या होता है आपका, वॉल्यूम भी रिस्टोर हो जाता है, आपकी ऑक्सीजन का जो कैपेसिटी है वो भी ठीक हो जाती है, हीमोस्टेसिस लेवल भी आपका ठीक हो जाता है, और ट्रॉमा के अंदर या किसी चीज के अंदर भी अगर आपको कोई ना कोई मसला आ रहा है, वो भी आपका जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो भी आपका ठीक हो जाता है। इसे हम कहते हैं होल ब्लड। एक समरी बता देता हूँ मैं आपको, ताकि सब बच्चों को जो है हर चीज क्लियर हो जाए अच्छे से। आरबीसीज, एफएफपी, प्लेटलेट्स, होल ब्लड। बच्चों आरबीसीज का मेन काम क्या था, ऑक्सीजन को कैरी करना। क्या करना, ऑक्सीजन को कैरी करना। तो कॉमन इंडिकेशन क्या हो सकती है आपकी बॉडी के अंदर, अगर क्या हो रहा है, हेमरेज हो रहा है, सिंपल। एफएफपीज कब देनी होती है बच्चों, काम क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स, यानी कि एफएफपीज के अंदर क्या देते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स देना। और होता कब है, ब्लीडिंग, acute bleeding with कोगुलोपैथी। प्लेटलेट्स के अंदर क्या होता है बच्चों, आपका प्लेटलेट प्लग बनना। और इंडिकेशन क्या होती है, ब्लीडिंग विद लो प्लेटलेट्स काउंट, लो प्लेटलेट काउंट। कैरियोप्रेसिपिटेट का क्या होता है बच्चों, मेन काम फाइब्रिनोजिन देना। और जो फाइब्रिनोजिन होता है वो आपका प्राइमरी हीमोस्टेसिस के लिए अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ब्लीडिंग विद लो फाइब्रिनोजिन। होल ब्लड आपने कब देना होता है, जब आपको मेजर हेमरेज हो, क्या क्या कवर कर रहा होता है, आपका वॉल्यूम, आपकी ऑक्सीजन, और आपका hemostasis। ठीक है, व्हेन देयर इज अ मेजर हेमरेज। क्लियर बच्चों, आरबीसीज, एफएफपीज, प्लेटलेट्स, कैरियोप्रेसिपिटेट, और आपका होल ब्लड। मारूफ इसका स्क्रीनशॉट लेके बच्चे भेज देना। तो ये आपकी होती है मैसिव हेमरेज, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर। क्लियर हो गया, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो। बच्चों किसी का कोई क्वेश्चन हो इसके अंदर से मुझे बता दें। ठीक। ओके जी, ये सब रिस्पॉन्स दिया करें। अच्छा ये आपका हो गया क्लियर। अच्छा, बुक में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है जनाब। ये डिटेल आप खुद देखना, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखिए, द करेक्ट फ्लूइड डिपेंड ऑन द शॉक टाइप। कौन सा शॉक है, हेमरेज है, सेप्टिक है, ये मैंने आपको कल बता चुका हूँ। रीअश्योर आफ्टर ईच बोलस यूजिंग मेंटल स्टेट, पल्स, बीपी, कैपिलरी रिफिल, यूरिन आउटपुट, ये सारी चीजें आपने देखनी होती हैं।
सीबीसी, कोगुलेशन, फाइब्रिनोजेन, कैल्शियम क्रॉस मैच आपने करवाना होता है। क्लिनिकल असेसमेंट आफ्टर ईच बोलस, लेबोरेटरी गाइडेड कंपोनेंट थेरेपी वंस अवेलेबल। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस के अंदर हमेशा अपने लैब को आपने तरजीह देनी होती है एज कम्पेयर टू द अगर क्योंकि हेमरेज हो रहा है, हर चीज है, तो आपने लैब इन्वेस्टिगेशन को ज्यादा करना होता है। नॉन हेमरेजिक हेमोफिलिया के अंदर आपने बैलेंस क्रिस्टोराइड देना होता है। मेजर हेमरेज के अंदर जो है आपने बैलेंस ब्लड कंपोनेंट देना होता है। सेप्टिक शॉक के अंदर आपने क्रिस्टोराइड देना होता है। कार्डियोजेनिक के अंदर आपने जो है वो फ्लूइड जो है वो ज्यादा ज्यादा देने होते हैं, ठीक है ना। और वार्म फ्लूइड उसके अंदर जो है वो आपने कैल्शियम क्लोराइड करना होता है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, और ये हाई यील्ड जो से पॉइंट है ये आप पढ़ लीजिएगा। वो कहता है अ पेशेंट विद वॉमिटिंग इज डिहाइड्रेटेड विदाउट ब्लीडिंग और हार्ट फेलियर, बेस्ट इनिशियल फ्लूइड इज। सबसे पहले वॉमिटिंग के अंदर आपके पास इमरजेंसी के अंदर आए तो आपने क्या देना होता है, आइसोटोनिक क्रिस्टोलाइड्स, यानी कि सेम आपने जो है वो एनएस देनी होती है। अब मैसिवली ब्लीडिंग, एनएस के साथ आपने रिंगर भी देनी होती है। अब मैसिवली ब्लीडिंग पेशेंट हैज फाइब्रिनोजेन 70 मिलीग्राम पर डेसिलीटर, तो फिर डिफ्यूज ओजिंग, बेस्ट कंपोनेंट इज कैरियो प्रेसिपिटेट, जिसके अंदर आपके जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो आपके आते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपकी फाइब्रिनोजेन आपकी क्या हो रही हो, कम हो रही हो। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है मैसिव ट्रांसफ्यूजन और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर छोटा सा टॉपिक है ये, ठीक है, इसको खत्म करेंगे और हम नेक्स्ट जो है वो अपना सेकंड सेक्शन पे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, मैसिव मैसिव ट्रांसफ्यूजन एंड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। बच्चों, मैसिव ट्रांसफ्यूजन का क्या मतलब है, जब भी आपकी बॉडी के अंदर सीवियर ब्लीडिंग हो, उससे पेशेंट को बहुत ज्यादा जो ब्लड प्रोडक्ट्स हैं वो आपको देने पड़े, उसको कहते हैं मैसिव ट्रांसफ्यूजन। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर 24 आवर के अंदर आपको 10 से ज्यादा, यानी कि आप आए और आपको क्या हुआ, मैसिव हेमरेज हुआ है। क्या हुआ है, मैसिव हेमरेज। और आपको पिछले 24 घंटों के अंदर आपको 10 यूनिट आरबीसी के पैक लग गए। खैर इतने तो मैं कभी भी नहीं देखा कि आपको मिलते हो, लेकिन आपको पैक्ड आरबीसी लगा दियो 10 यूनिट, ठीक है। तो आपको हो सकता है कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो। तो मैसिव ट्रांसफ्यूजन के लिए आपकी कॉमन इंडिकेशन क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेजर ट्रॉमा, कि आप जो पेशेंट आपके पास आया है उसको कोई मेजर ट्रॉमा तो नहीं हुआ, यानी कि ऐसा एक्सीडेंट जिसके अंदर उसको मल्टीपल मल्टीपल ऑफ फ्रैक्चर आए हों, उसके मसल रैप्चर हो गया हो, उसका सर फट गया हो, तो उसके अंदर आपको पेशेंट को बचाने के लिए आप उतना ब्लड दें कि जो मतलब कि 24 घंटे के अंदर उसको 10 से 12 यूनिट लग चुके हैं, या पेशेंट के अंदर अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग हो। एक बात मेरी याद रखो, आप सर्जरी की रोटेशन करोगे ना, अपने दिमाग में एक चीज याद रख लेना, जो पेशेंट दिल का हो, दिल का मरीज हो, कोई पेशेंट ब्लड थिनर खा रहा हो, क्लोपिडोग्रेल, ये चीजें, आपने सबसे पहले उनसे ये पूछना है कि आप कोई खून को पतला करने वाली दवाई तो नहीं खा रहे। अगर इन केस आपने नहीं पूछा, क्योंकि हम गैस्ट्रो के अंदर जब मॉर्निंग के अंदर हम जब एंडोस्कोपी के अंदर इन कंसेंट लेते थे पेशेंट से, तो हम सबसे पहले ये क्वेश्चन करते थे आप दिल को पतला करने वाली गोलियां तो नहीं खा रहे। हुआ क्या एक दफा कि एक पेशेंट थी, उसकी एंडोस्कोपी थी। एंडोस्कोपिक प्रोसीजर आपका 10 मिनट का होता है मैक्सिमम, अंडर जीए आपको जीए प्रोवाइड किया जाता है एनेस्थीसिया, और आपका 10 मिनट के अंदर आपको पता चल जाता है कि यार ग्रेड 1 की वेरिसीज है, 2 की है, कोई ब्लीडिंग हो रही है, क्या कहते हैं अपना रेड स्पॉट्स हैं नहीं है, ठीक है। तो अब वो पेशेंट का नहीं पूछा होगा किसी ने कि ब्लड थिनर्स है, खाता है या नहीं खाता, वो ड्यूरिंग सर्जरी, अब वो मेडिसिन तो खा के आया हुआ था, वो जब ब्लड किया तो ब्लड, सारी बात है, ब्लड थिनर खाए हुए थे तो सारी बात है वो ब्लड बहुत ज्यादा हो गया, उसको उसकी वजह से क्या हुआ, अनकंट्रोल ब्लीडिंग। और जैसे ही अनकंट्रोल्ड सर्जिकल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, आप यकीन माने उस टाइम पे चाहे जितना मर्जी बड़ा वहां पे प्रोफेसर खड़ा हो ना, वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन वो खैर वो पेशेंट को जल्दी से जो है वो आपके क्लॉटिंग्स और फैक्टर्स और जितने भी फ्लूइड्स वगैरह थे वो रश किए, ठीक है ना, फिर उससे जो है वो पेशेंट थोड़ा सा ठीक हुआ, मतलब प्रोसीजर हमने स्टॉप कर दिया। तो और इतनी ब्लीडिंग मतलब उसकी हो रही थी कि उसका जो, यानी कि उसका जो स्टोमिक था, वो स्टोमिक और जो उसकी
ड्यूडेनम साइड थी वो इतनी रेडिश हो चुकी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे ना पूरा का पूरा खून की यहाँ पे लहरें। ठीक है, विच इज बेसिकली वो एसोफेजियल वेरिसीज का पेशेंट था। ठीक है, एसोफेजियल वेरिसीज का पेशेंट था और हिपैटिक इनकैफ का था, ग्रेड 3 या 4 पता नहीं ऐसे था, मतलब सिरोसिस का था बेसिकली। तो अनकंट्रोल ब्लीडिंग थी उसके अंदर विच इज मैसिव हेमरेज। तो इसलिए मैसिव हेमरेज का प्रोटोकॉल यही है कि आपने मैसिव ट्रांसफ्यूजन करनी है। ठीक है ना, और ब्लीडिंग के सोर्स को आपने कंट्रोल करना है, आपने आरबीसी को, प्लाज्मा को, प्लेटलेट बैलेंस प्रोपोर्शन के अंदर देना होता है, और पेशेंट के जो क्या कहते हैं अपना। अच्छा, एक और चीज, जब भी ब्लड आपके पास आए, मैं यू वर्ल्ड के अंदर पढ़ रहा था, तो खैर हमारे हाउसों में भी होता है, कभी भी ब्लड वो लेके आए और आप कहें नर्स से या खुद कि हाँ जी इन्हें ब्लड लगा दे, ऐसा नहीं है। पहले पहले एटलीस्ट उससे 3 से 45 मिनट रूम टेम्परेचर होने दें। ये ना सर्दियां होते तो कहो यार हाँ ये तो ठंडा है रूम का टेम्परेचर, तो चलो आ भी दे दिए, ऐसा नहीं है। आपने ब्लड को इतना गर्म होने देना है, यानी कि चाहे वो अपने बिस्तर के अंदर रखें, बगल के अंदर रखें, जहां पे भी रखें, ठीक है, कि वो इतना गर्म हो कि आप उसको हाथ लगाएं तो आपको थोड़ा वार्म टेम्परेचर फील हो। तो इसलिए जब भी कोई ना कोई आपने अगर उसको ट्रांसफ्यूज करना है, ब्लड करना है, एफएफपीस करनी है, प्लेटलेट करने है, कुछ भी करना है, तो उसने पहले पहले आपने क्या करना है, वार्म करना है उस चीज को, ये बात याद है। ठीक है, अदरवाइज अदरवाइज उसकी आपको कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी देखने को मिल रही होती हैं। कॉम्प्लिकेशंस मेन चीज तो यही है। पहले पहले होती है कि आपकी डेल्यूशनल कोएगुलोपैथी। क्या होती है? डेल्यूशनल कोएगुलोपैथी। डेल्यूशनल कोएगुलोपैथी क्या होती है बच्ची? कि बहुत ज्यादा अगर आप जो आरबीसीज हैं या फ्लूइड्स आप अगर दे रहे हैं ना, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो डाइल्यूट होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? डिल्यूट होते रहते हैं। यानी कि अगर आपने आरबीसीज भी बहुत ज्यादा दिया और आपने प्लेटलेट भी बहुत ज्यादा दिया, तो उससे आपकी बॉडी के अंदर क्लोट फॉर्मेशन क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। ठीक है ना, और जो सा वो ब्लड आपका कंटिन्यू जो सा वो अपने रहता है। ठीक है, तो उसकी वजह से आपको डेल्यूशनल कोआगुलोपैथी देखने को मिल रही होती है, जिसके अंदर आपके आरबीसीज और जो फ्लूइड्स हैं वो बहुत ज्यादा देने से, फ्लूइड्स बहुत ज्यादा देने से वो आपस में मिक्स हो जाते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, डाइल्यूट हो जाते हैं। ठीक है, पानी की मिकदार भी उतनी, खून की मिकदार आपके आरबीसी की भी उतनी, वो तो डाइल्यूट होगा, कोई फायदा ही ना हुआ, और ब्लीडिंग आपकी कंटिन्यू रहती है। ठीक है, इसके अलावा हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया हाइपोथर्मिया कैसे? बच्चों जब भी आप, अगर आप कोल्ड ब्लड प्रोडक्ट्स, यानी कि बॉडी टेम्परेचर कम है, और आपने जो प्लेटिंग या क्लॉटिंग फैक्टर है वो आपने यानी कि ब्लड प्रोडक्ट्स दे दिया कोल्ड, तो उसकी वजह से जो ब्लीडिंग होती है वो और वर्सन हो जाती है। ठीक है, तो आपने ये चीजें देखनी होती है। लास्ट वर्ड, देयर इज अ लीथल ट्रायड। लीथल ट्रायड 2025 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था, ये जून के अंदर, कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर सीवियर हेमरेज होती है, सीवियर हेमरेज होती है। अच्छा, मैं आपको जो क्वेश्चंस बताता हूँ ना कि यार ये क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है, तो वो मैंने अपनी, क्योंकि बुक्स वगैरह से या इस चीज से मैंने लिखे होते हैं, तो मुझे आइडिया होता है, मैं वहां से आपको देख के बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, ताकि आपको उस चीज का आइडिया हो। ठीक है, तो जब भी आपकी सीवियर हेमरेज होती है तो आपने 3 चीजें याद रखनी है। हाइपोथर्मिया, एसिडोसिस, और ये क्वेश्चन ऐसे ही आया था, कोएगुलोपैथी। ठीक है ना, और ये तीनों एक दूसरे को वर्स कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ब्लीडिंग मजीद वर्स हो जाती है। हाइपोथर्मिया, एसिडोसिस और कोएगुलोपैथी। क्लियर? ये तो हो गया आपकी ट्रांसफ्यूजन। अब उस ट्रांसफ्यूजन का रिएक्शन क्या होता है वो आपने पढ़ना है। मतलब ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता क्या? जब भी आपने पेशेंट को ब्लड लगाना है, जब भी आपने उससे सबसे पहले क्या पूछना है कि सर मैं आपको ब्लड लगा रहा हूं, अगर आपको बुखार फील हो, ठंड लगे, एलर्जी फील हो, सांस ना आए, बैक पेन हो, या आपको आपकी आंखों के गिर्द काला अंधेरा है जिसे हम हाइपोटेंसिव कहते हैं, इन सारी चीजों को आपने सबसे पहले जनरल अप्रोच करना होता है, पेशेंट को बताना होता है कि इसमें से आपको कुछ भी फील हो आपने फौरन बताना है। और अगर पेशेंट को इसमें से कुछ भी हो रहा हो, और ये मैक्सिमम होता है, फीवर, चिल्स, रैश, बेसिकली तो फीवर ज्यादा देखा गया है कि फीवर होता है, रैश ये चीजें मैंने कभी नहीं देखी।
ठीक है। हाइपोटेंसिव एक दो दफा मेडिसिन के अंदर देखा होगा, लेकिन फीवर बहुत ज्यादा देखा कि फीवर होता है और हमने उसको क्या कर देना होता है, स्टॉप कर देना, यानी कि आपने ट्रांसफ्यूजन फौरन स्टॉप कर देनी होती है। अब फौरन से आपने जैसे ही उसको रिएक्शन हुआ, आपने जो आपने ब्लड लगाया होता है वो आपने क्या कर देना होता है, स्टॉप कर देना होता है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, फौरन से आपने आईवी लाइन से एनएस प्रोवाइड करनी होती है पेशेंट को, ठीक है ना। पेशेंट की जो एयरवेज है, A B C अप्रोच करनी होती है सर्कुलेशन तक, ठीक है ना। और आपने जो ब्लड बैग है या पेशेंट की जो आइडेंटिफिकेशन उसको दोबारा चेक करनी होती है, और दोबारा से आपने जो वो आपका जो ब्लड का सैंपल है वो आपने भिजवाना होता है। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपने पढ़ा होगा, मैक्सिमम पढ़ा होगा, अक्यूट हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन पढ़ा था, हिमेटोलॉजी के अंदर पढ़ा हुआ है। अक्यूट हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन पढ़ा हुआ है ना, दूसरे पेज पे तो लिखा हुआ है। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपकी काज कौन सी आती है बच्चों, अक्यूट हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के अंदर सबसे कॉमन काज कौन सी होती है, जारा, मारूख, उसामा। सर ब्लड ग्रुप सर मिसमैच। शाबाश। मिसमैच ब्लड। हाँ, ABO, इनकम्पेटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ABO। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि ABO ज्यादा डेंजरस होता है या RH ज्यादा डेंजरस होता है? RH इनकम्पेटिबिलिटी ज्यादा वो होती है, ABO ज्यादा डेंजरस। शाबाश उसामा, RH RH। ये तो डैमेज कर देता है ना आपकी बॉडी के अंदर। मैं एक मशवरा दूंगा कि जब भी आप ना हाउस जॉब करें, तो हीमोटोलॉजी के जो अ, यार बिल्डिंग होती है ना, उसके अंदर लाजमी जाया करना, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। खैर, ABO अगर आपका ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो चुका है, आपको शॉक, रीनल फेलियर, DIC डेवलप हो चुका है पेशेंट, और इसके अंदर पेशेंट आपके पास कैसे प्रेजेंट करता है ABO के अंदर, फीवर, चिल्स, इन्फ्यूजन, साइड पेन, जहां से आपने ट्रांसफ्यूज किया, इन्फ्यूज किया, ठीक है, विद द डार्क यूरिन, और उसके आंखों के अंदर अंधेरा आना या हाइपोटेंसिव हो जाना, तो आपने ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना होता है, नॉर्मल स्टैंड देनी होती है, और ABC को वो करना होता है। NRE के अंदर एक दफा क्वेश्चन इसका आया हुआ है कि जब भी आपने ट्रांसफ्यूजन के फौरन बाद आपको क्या देखने को मिल रहा होता है, फीवर, बैक पेन और डार्क यूरिन, ये ट्रायड आया हुआ है, तो बेशक लिख लें, फीवर, बैक पेन, डार्क यूरिन, ठीक है। इसको हम कहते हैं अक्यूट हेमोलाइटिक रिएक्शन। सेकंड होता है फिब्राइल फिब्राइल नॉन हेमोलाइटिक रिएक्शन। कोई बच्चा बता सकता है फिब्राइल नॉन हेमोलाइटिक रिएक्शन क्या होता है? फिब्राइल का क्या मतलब होता है? इंक्रीज साइट, शाबाश, शाबाश जाना, शाबाश बच्चे, बहुत अच्छे। फिब्राइल नॉन हेमोलाइटिक रिएक्शन के अंदर आपकी जो रेसिपिएंट है, एंटीबॉडीज, ये साइटोकाइंस क्या होते हैं? अबे भाई रुक जा, आपको क्या होता है बच्चों, इसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर जो, शाबाश मारो, क्या होता है, जो आपके रेसिपिएंट होता है उसके जो एंटीबॉडीज हैं या आपके जो साइटोकाइंस हैं, वो क्या करते हैं, आपकी जो डोनर जो ले रहा होता है, जो डोनर के WBCs होते हैं उनसे क्या कर देते हैं, रिएक्शन, जिसकी वजह से जब आपका WBC डैमेज होता है, आपके WBC डैमेज होते हैं, आपको पता है आपके ल्यूकोसाइड जो होता है वो आपका इम्यून सिस्टम, आपका इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इन्फेक्शन रिस्पॉन्स के अंदर ज्यादा डेवलप होता है। अगर ये डैमेज हो तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको फीवर और चिल्स। और इसके अंदर फिब्राइल नॉन हेमोलाइटिक रिएक्शन के अंदर सबसे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है कि टेम्परेचर आपका रेज रहता है हमेशा, ठीक है। बस इसके अंदर आपने ये चीज याद रखनी है। फिर आपने याद रखना है माइल्ड एलर्जिक रिएक्शन, थोड़ा बहुत, यानी कि अगर आपका डोनर है, उसके प्लाज्मा प्रोटीन है, उससे एलर्जिक रिस्पांस प्रोड्यूस हो, यानी कि आपको इचिंग हो रही हो, पेशाब करने में जलन हो, फ्लशिंग वगैरह ये चीजें हो, तो उसकी में आपने जो है वो आपको माइल्ड एलर्जिक रिएक्शन आपको देखने को हो सकता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है विच इज एनाफ्लैक्टिक, कल पढ़ा था। एनाफ्लैक्टिक रिएक्शन क्या होता है, जब बॉडी के अंदर क्या हो, एनाफ्लैक्टिक किस वजह से होता है,
हाँ भाई, एनाफिलैक्टिक, शाबाश। क्या होता है? हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी, इसकी वजह से हो, ठीक है। और उसके अंदर आपके जो मीडिएटर्स हैं वो आपके क्या रिलीज, और कौन से मीडिएटर रिलीज हो रहे होते हैं आपके? हिस्टामिन, ठीक है। आपके मीडिएटर रिलीज हो रहे हो और उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो है वो एयरवेज एडीमा और ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। और उसके बॉडी के अंदर क्या हो? शॉक डेवलप हो। और एनाफिलैक्टिक रिएक्शन का पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है? विद सडन डिस्पनिया, व्हीज, स्ट्राइडर, हाइपोटेंसिव, ठीक है, और ये चीजें आती हैं। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो एनआरई के अंदर क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं बड़ा लिख रहा हूँ, ट्रॉली के नाम से, शायद आपने कहीं पढ़ा भी हो। ट्रॉली का नाम क्या होता है? ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड अक्यूट लंग इंजरी, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड अक्यूट लंग्स इंजरी, ठीक है। होता क्या है कि जो आपके डोनर के, जो आपका ब्लड ले रहा होता है, उसके जो एंटीबॉडीज होती हैं वो, या इंफ्लामेटरी कोई रिएक्शन अगर हो रहा हो, तो उसकी वजह से आपकी जो पल्मोनरी कैपिलरीज है वो आपकी क्या हो जाती है? वो आपकी डैमेज हो जाती है। जब आपकी पल्मोनरी कैपिलरीज लीक होती है तो उसकी वजह से आपका जो फ्लूइड होता है वो आपका एल्वोलाई के अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाता है? लीक होना स्टार्ट हो जाता है। और बॉडी के अंदर, शाबाश, बॉडी के अंदर नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा होना स्टार्ट हो जाता है। नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा ये होना स्टार्ट हो जाता है। और पेशेंट आपके पास कैसे प्रेजेंट करता है पल्मोनरी एडीमा का? कल बताया था, कल बताया था कैसे प्रेजेंट करता है उसामा, कैसे प्रेजेंट करता है? आमना, मारूक, इशफाक, तारिक, जबीउल्लाह, ये आप सारे सोए हुए हैं, अली, डिस्निया के साथ और क्रेपिटेशंस होती हैं लंग्स में। शाबाश। अक्यूट, अक्यूट का लफ्ज प्लीज ना भूलना, ये अक्यूट के साथ आता है, अक्यूट डिस्पनिया। ऐसे तो आप अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म पे पढ़े उसमें भी हो रहा होता है, लेकिन जो पल्मोनरी एडिमा का पेशेंट होता है उसके अंदर अक्यूट का लफ्ज आपने नहीं बोलना, अक्यूट डिस्पनिया, ठीक है। पल्मोनरी जो एडिमा है वो आपके, यानी कि आपके हाउस जॉब के अंदर आपको मैक्सिमम पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा पेशेंट, तो अक्यूट डिस्पनिया के साथ आपके पास प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो आपने ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप वगैरह करना होता है और ये चीज होती है। ट्राली के साथ एक और चीज आपने शायद कहीं पढ़ी हो, टैको। यार ये चीजें पढ़ी हुई है आपने, ट्रॉली, टैको, ये पढ़ी है? ये नाम तो सुना ही होगा आपने, है? अच्छा, टैको का क्या मतलब होता है? ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड, यानी कि जब आप ब्लड प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, बहुत ज्यादा दे रहे हैं, उनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाए, तो उसकी वजह से आपकी जो सर्कुलेशन होती है वो ओवरलोड हो जाती है। क्या हो जाती है? ओवरलोड हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। और हार्ट का प्रेशर जो है वो आपका बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और जो पेशेंट होता है वो आपका हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर, इसका रिस्क उसके अंदर बढ़ जाता है। तो पेशेंट प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ डिस्पनिया, हाइपोक्सिया। देखा, यहाँ पे कोई अक्यूट नहीं है, जस्ट डिस्पनिया, हाइपोक्सिया, रेस जेवीपी, और इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा होता है। ये दोनों चीजें आपकी जनरल सर्जरी की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। काइंडली इसको मैं आपको ना अच्छे से यहाँ पे पढ़ा देता हूँ, ताकि इसके अंदर से कोई क्वेश्चन अगर आए तो आपको आता हो। यार एक तो ना पेंसिल मंगवानी पड़ेगी। ट्रॉली की कॉज क्या है? अक्यूट लंग इंजरी। और टैको में फ्लूइड ओवरलोड। बीपी, ब्लड प्रेशर क्या होता है आपका? नॉर्मल भी हो सकता है और आपका लो भी हो सकता है, और इसके अंदर आपको क्या रहता है? फ्लूइड की वजह से हाई रहता है। जेवीपी, यहाँ पे आपकी नॉर्मल होगी, लेकिन ब्लड फ्लूइड की वजह से यहाँ पे आपकी रेज्ड होगी, जेवीपी। इसके अलावा एडीमा। ट्रॉली के अंदर क्या होता है? नॉन कार्डियोजेनिक, नॉन कार्डियोजेनिक,
और इसके अंदर क्या होता है आपका कार्डियोजेनिक। फिर इसके अलावा आपको यहाँ पे आना चाहिए डायरेटिक्स। जब भी एडिमा होता है आपने ये चीज यूज करनी होती है, क्योंकि ये नॉन कार्डियोजेनिक है तो इसलिए इसके अंदर नॉन बेनिफिट, और ये आपको क्या होता है बेनिफिट। ठीक है, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। वैसे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस या इन चीजों के अंदर कोई क्वेश्चन हो, कोई पॉइंट हो जो आप ना, तो उसामा मारो, कोई बच्ची है यहाँ पे तो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ग्रुप में भेज दें। जल्दी करें, जल्दी करें, फिर सेकंड सेक्शन की तरफ जाए। समझ आ गई है सारे बच्चों को? मुझे सारे बच्चे बताएं, जारा, मारो, उसामा, आमना, बच्चे सारे समझ आ गया आपको? कोई ऐसा पॉइंट जो ना समझ में आया हो? ठीक है सर, बेस्ट प्लेयर, प्लेयर ठीक है, अब ओके, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हाँ भाई, ये बताओ, अगर हम्म, क्या पूछूं, अच्छा अगर आपको सस्पेक्टेड कर लिया, यानी कि आपने देख लिया है कि आपको ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गया, patient present you with a history of suspected transfusion reaction, what is your initial step? इनिशियल स्टेप, पहला पहला स्टेप क्या होता है? ऑप्शन ए, नहीं आमना, एनएस नहीं, स्टॉप, ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना है। 10 बार ऊपर पढ़ा चुका हूं, ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना, फिर उसके बाद एनएस देना। पहले पहले स्टॉप करना, फिर उसके बाद आपने एनएस देना, और साथ साथ आपने ए बी सी को देखना, आपके एयरवेज, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को। ठीक है, देखो ऐसे ही जो आपके एमसीक्यूज होते हैं ना, वो थोड़े बहुत मिसमैच आपके होते हैं। ट्रांसफ्यूजन के बाद अगर पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करे विद हिस्ट्री ऑफ, यार कोई बंदा पेंसिल अब क्या करते हैं, अच्छा फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफ्यूजन हुई, पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद हिस्ट्री ऑफ डिस्पनिया, hypertension and raised JVP. Which reaction indicates? Trolley, टैको, शाबाश मारो, टैको। अच्छा ये बताएं, और क्या पूछूं, अगर मैसिव ट्रांसफ्यूजन है आपकी, क्या है आपकी मैसिव ट्रांसफ्यूजन, और मैसिव ट्रांसफ्यूजन के अंदर आपको देखने को मिल रहा है हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया मैसिव ट्रांसफ्यूजन के अंदर आपको देखने को मिल रहा है हाइपोकैल्सीमिया। तो मुझे बताएं कि उसके अंदर उसकी मेन वजह क्या हो सकती है? कोई बच्चा बता सकता है विदाउट ऑप्शन? कोई बच्चा इतना टैलेंटेड हो? जारा, मारो, आयरन, सिट्रेट, एल्ब्यूमिन या ब्लड सोडियम? में होता है ना सर, तो फिर वो बाइंड कर जाएगा। हम्म हम्म तो क्या ऑप्शन हुआ? सिट्रिक, तो वो कैल्शियम से बाइंड कर जाएगा ना। जी, तो ऑप्शन क्या हुआ आपका? सिट्रेट। ठीक, हाइपोकैल्सीमिया होगा। शाबाश। तो इसके अंदर आपने देखना होता है। अच्छा कोई बच्चा ये बता सकता है कि ट्रॉली के अंदर हमने कौन सा पल्मोनरी एडिमा किस टाइप का था? पल्मोनरी एडिमा किस टाइप का था आपका? ट्रॉली के अंदर आपका किस टाइप का पल्मोनरी एडिमा देखने को मिला था हमें? कार्डियोजेनिक, नॉन कार्डियोजेनिक, रीनल या ऑब्स्ट्रक्टिव? नॉन नॉन कार्डियोजेनिक। कार्डियो। नॉन कार्डियोजेनिक, शाबाश। हाँ भाई, ये चीज हो गया क्लियर? एनी यस सर। कोई ऐसा पॉइंट जो रह गया हो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में, रिससिटेशन के अंदर,
कोई सर ऐसा आर एच पॉइंट? हाँ जी, हाँ जी। फैक्टर वाला बता देंगे थोड़ा सा। आर एच फैक्टर, मेरी बात सुने, आर एच फैक्टर में पता है क्या होता है? हमने हेमाटोलॉजी के अंदर ना, ये मैं आपको बुक से ही बता देता हूँ। आर एच फैक्टर के अंदर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ यही होता है कि जो माँ होती है ना, माँ से जो ब्लड होता है वो अगर पहले, एबीओ के अंदर ना ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे हम नॉर्मली अगर बेबी आपका पैदा हुआ है उसके अंदर फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के अंदर आर एच फैक्टर के अंदर होती है आपकी मोस्ट कॉमनली। बताओ भाई, आईजी कौन सी होती है? जारा, मारूफ, उसामा, कौन सी आईजीजी होती है जो? भाई यार। IgG जो प्लेसेंटा क्रॉस करती है। हाँ अच्छा, मुझे बताएं, आर एच फैक्टर के अंदर, एक मिनट, मुझे क्वेश्चन जरा इनसे पूछने दें। इन्होंने बड़ी मारूफ ने डिटेल से पढ़ा होगा। मारूफ, कौन सी इंजेक्शन देते हैं बच्चे? मैंने नाम बताया था आपको, एंटी डी का नाम बताया था मैंने आपको। प्रोग्राम इंजेक्शन सर, एंटिटी। एक्सीलेंट, रोगाम इंजेक्शन, इंजेक्शन रोगाम। देखिए, जो पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं है ना, मुझे आप अभी बताएं ताकि मैं आपके अभी पॉइंट्स क्लियर करूं, ताकि जब हम इसकी रैपिड रिवीजन करेंगे तब तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा। और जिस तरह आपका, ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ी, ये है आर एच बस फैक्टर डिजीज। नहीं थी मतलब RH वाले जो है रिएक्शन, वो सिर्फ जी जी। प्रेगनेंसी के बाद ही है, वो वैसे नहीं होता कभी भी। नहीं नहीं नहीं, देखें, जब बस आर एच, जो प्रेग्नेंट पेशेंट है ना, यानी कि आपने याद रखें, आर एच फैक्टर के अंदर जब भी पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा ना, एक बात आप याद रख लें कि आर एच फैक्टर पहले बच्चे के अंदर नहीं हो सकता, जी जी सर, वो दूसरी मतलब प्रेगनेंसी दूसरे में बेबी होता। के अंदर होगा। ठीक है। जी और इसके अंदर आपको जो करनिक्टस या हेडोप्स फिटालिस या जोंडिस, ये आपको शॉर्टली जैसे ही पेशेंट बच्चा पैदा होगा आपको उसके अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है। जी इसलिए जो माँ है उसके अंदर आपने पहले ही एंटी डी जो सा इंजेक्शन होते हैं वो आपने देने होते हैं, रोगाम इंजेक्शन जो सब आपने देना होता है, ताकि बच्चा उस चीज से क्या रहे, प्रोटेक्ट रहे। ठीक है। ये आप, और ये आपका सबसे सबसे ज्यादा हाई रिस्क पे होता है एज कंपेयर टू द डिस डिजीज। ठीक है। तो आर एच फैक्टर आपकी ज्यादा जो प्रेगनेंसी है उसको ज्यादा वो कर रहा होता है, इंश्योर कर रहा होता है एज कम्पेयर के आपका एबीओ हेमोलाइटिक। ये तो इतनी इतनी नहीं होती, ये तो ट्रांसफ्यूजन आपका रिएक्शन है, इससे आपको कुछ भी नहीं है, माइल्ड जोंडिस वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो सा फैक्टर है ना, ये तो बच्चे को एट द स्पॉट ऑफ डेथ भी लेके जा सकते हैं। तो इसलिए ये, इन चीजों को जो सब आपने नहीं देखना। अच्छा जी, ये आपका हो गया जनाब। मैसिव ट्रांसफ्यूजन के अंदर आपने जो सो वो ये टॉपिक्स पढ़ लेने हैं, एमसीक्यूज कर लेने हैं, एंड पॉइंट को आपने छोड़ देना, इसको नहीं करना। अच्छा जी, और यहाँ से आपने ना रैपिड रिवीजन आपने एक दफा देख लेनी है। आई थिंक ये मिस में वो हो गया, मिस प्रिंट हो गया। खैर, सेक्शन 2, बाउंड हीलिंग, भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छे से आपने इसको समझना भी है और अच्छे से हमने करना भी है। देखिए, हमने पहले सेक्शन में पहले 2-3 टॉपिक अच्छे से किए, शॉक अच्छे से किया, मेटाबॉलिक जो इंजरीज वगैरह अच्छे से की, और आगे आपकी चीजें आपके लिए आसान होगी। ऐसे ही जब हम वाउंड को, ये वाउंड की क्लासिफिकेशन को अच्छे से करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके अगले जितने भी टॉपिक्स होंगे रिलेटेड टू दिस, ये आपके अच्छे हो जाएंगे। अच्छा बच्चा, अब आ गया आपका सेक्शन 2। बच्चा मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने 7 से 8 दिन के अंदर मैंने सर्जरी को एंड अप करना है, क्योंकि मैंने आगे सिस्टेमिक सर्जरी भी करवानी है, और साथ आपके ऑप्शन गैनी पीड्स ऑप्थाई एंटी भी इस मंथ करवानी है। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा आपने साथ देना है। वाउंड हीलिंग सेक्शन 2, आपका सेक्शन 2 स्टार्ट हो गया, विच इज वाउंड हीलिंग। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं वाउंड हीलिंग से। वाउंड में, वाउंड का क्या मतलब होता है? जख्म। जख्म का क्या मतलब है, सिर्फ सुन लें। जख्म का मतलब ये होता है कि अगर आपकी स्किन पे, उसके नीचे लेयर म्यूकोजा पे, या उसके नीचे इंटरनल टिश्यूज पे, अगर उनकी कॉन्टिन्यूटी टूट जाए, उनके दरमियान उनका रिलेशन टूट जाए, उनके अंदर गैप आ जाए, उनके अंदर इंफेक्शन हो जाए, उनके अंदर डैमेज हो जाए, उसके अंदर कंटेमिनेशन हो जाए, उसके अंदर ब्लीडिंग हो जाए, उसको हम कहते हैं वाउंड। ठीक है। और जब हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू डैमेज होता है, ब्लीडिंग होती है, कंटेमिनेशन होती है, पस होती है, चोट लगती है, इन सारी चीजों के अंदर आपकी बॉडी बॉडी वाउंड हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। क्या करती है? बॉडी वाउंड हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देती है।
व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाउंड्स, क्या जख्म के होने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं? ट्रॉमा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, शाबाश। सर्जिकल इंसिजन, नॉन इंटेंशनल सर्जिकल इंसिजन, प्लीज आप इसको ऐसे पढ़ा करें। बर्न्स, सबसे इंपॉर्टेंट बर्न्स, यस। केमिकल इंजरी, इन्फेक्शन, या पुअर ब्लड सप्लाई, पुअर ब्लड सप्लाई। और एनआरई का सबसे फेवरेट पॉइंट ये वाला होता है। अब होता क्या है कि आपने क्लासिफिकेशन पढ़ना है अकॉर्डिंग टू द स्किन इंटेग्रिटी, कि आपका जो वाउंड है वो ओपन है या क्लोज है, ये दोनों चीजें आपने पढ़नी है। पहले पहले वो कहता है कि आपका यार यहाँ पर पता नहीं लिख क्यों नहीं रहा। ओहो, अच्छा। ओपन वाउंड, ओपन वाउंड से सबसे पहले क्या मुराद है कि स्किन की जब कॉन्टिन्यूटी जब टूट जाए, जो स्किन है उससे जो कॉन्टिन्यूटी है वो अगर आपकी टूट जाए, यानी कि उसके दरमियान उसका जो है वो आपका गैप आ जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे कि उसकी जो स्किन की कॉन्टिन्यूटी है वो टूट गई है। और अंडरलाइंग टिश्यू, यानी कि नीचे से जो टिश्यूज है वो आपको नजर आ रहे हो, यानी कि स्किन की कॉन्टिन्यूटी अगर टूट गई है और नीचे से जो आपके इंटरनल टिश्यूज हैं, इंटरनल टिश्यूज हैं वो आपके क्या हो जाए, एक्सपोज हो जाए। क्या हो जाए, एक्सपोज हो जाए नीचे से, ठीक है। और आपकी जो ब्लीडिंग है और इन्फेक्शन है वो उसका रिस्क बढ़ जाए, उसको हम कहते हैं ओपन वाउंड। इसकी एग्जांपल क्या है, इंसाइज्ड वाउंड, लेसिरेशन, एब्रेशन, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत। पंक्चर वाउंड, और ये नहीं है कि सिर्फ एनआरई के हवाले से, भाई आपके हॉल जॉब में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेनिट्रेटिंग वाउंड, आप जब वाउंड रॉड क्या है, राउंड में होते हैं, जब आप राउंड करवा रहे होते हैं, और जब आप जब 20-25 एचओस के दरमियान आप आपसे कोई पूछे कि हाँ जी पेशेंट है, उसका ओपन वाउंड है, स्किन की कॉन्टिन्यूटी टूट गई है, नीचे से टिश्यू जो से वो नजर आ रहे हैं, तो कोई बता सकता है कि इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? तो अगर आप वहां पे खड़े हो कि अगर आप ये चीजें बता दें कि हाँ सर इसका इंसाइज वाउंड है, लेसिनेशन है, एब्रेशन है, पंक्चर वाउंड है, ये कुछ भी है, ठीक है, तो एक एक इलादा, वो कहते हैं ना, और आपका बन जाता है, एक इलादा आपकी एक रिस्पेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। याद रखें, पैसा, ये हाउस जॉब के अंदर मैं बता रहा हूँ जो मैंने एक साल फील किया, पैसा, ये ड्रेसिंग, इन चीजों से कुछ भी नहीं होता, 0%। अगर कुछ होता है ना तो आप यकीन करें, ड्यूरिंग राउंड जब आप बताते हैं ना, देखिए कि मैं हम मेरी थ्योरी बहुत अच्छी है, मेरी एमसीक्यू इतना अच्छी मेरी अच्छी नहीं है, थ्योरी चीजें बहुत अच्छी हैं। और मैं हमेशा 2 बजे के बाद वार्ड जाता था, यानी कि राउंड वगैरह करवा के, और 2 बजे के बाद पेशेंट्स को रीड करता था। तो अपनी थ्योरी अपनी बहुत अच्छी रखना और डीडीज अच्छे रखना, वो अपनी पूरी जिंदगी आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत अच्छे आते हैं। तो वहां पे आपका काम होता है नॉलेज, नॉलेज है आपकी इज्जत है, नॉलेज नहीं है, भाਵੇਂ ਤੁਸੀਂ एनआरई क्लियर किया है, भाਵੇਂ यूएसएमएल क्लियर किया है, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आज भी मैं अगर अपने हॉस्पिटल के वार्ड के अंदर चला जाऊं, चाहे मेडिसिन में जाऊं, चाहे गैस्ट्रो के अंदर जाऊं, गैस्ट्रो तो मेरा अपना वार्ड है ना, मैं इतनी एक रिस्पेक्ट होती है, बिकॉज दे नो, आपको वो हमेशा याद रखते हैं आपके पीजीआरस वगैरह, ठीक है, कि यार मिलते नहीं हो, ये है नहीं है फला, और ये आपके लिए सबसे बड़ी रिस्पेक्ट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी, ठीक है, आप अपनी परसोना बना के जाएं, अच्छा तैयार होकर जाएं, बट पढ़ के जाएं। नेक्स्ट होता है आपका क्लोज बाउंड। क्लोज बाउंड क्या होता है, जिसके अंदर आपकी जो स्किन है वो आपकी क्या रहे, इंटैक्ट रहे। क्या रहे, इंटैक्ट रहे, यानी कि जिसके अंदर, यानी कि स्किन आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर के आपके जो टिश्यूज हैं या आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो आपके क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, और ब्लड टिश्यूज में क्या होना स्टार्ट हो जाए, कोलेक्शन होना उसकी स्टार्ट हो जाए। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है वो आपकी क्या हो सकती है, हेमाटोमा, ठीक है, हेमाटोमा। अगर किसी बच्चे ने हेमाटोमा देखना है तो उसको मैं अपने
ये मैं आई थिंक मारूफ वगैरह लोगों आपको पढ़ा रहा था ना। ये ना मेरे ना हाथ में ना इन्फेक्शन हुआ था, और क्या कहते हैं अपना, बहुत सवेर वाला, बहुत सवेर इन्फेक्शन हुआ था ये। और मेरे हाथ में जो सा वो हेमाटोमा बनना स्टार्ट हो गया था, पस फॉर्मेशन। नीचे हेमाटोमा, ऊपर पस, और ऊपर बिल्कुल ब्लैक स्पॉट। और ये इतना गंदा था कि अभी 1 मंथ हुआ है और मेरा अभी भी थोड़ा बहुत मतलब पेन होता है, मतलब मैं इससे ज्यादा वर्क नहीं ले पाता। हेमाटोमा, कॉन्ट्यूजन आपको देखने को मिल रही होती है, और क्रैश इंजरी ये आपको क्या देखने को मिल रही होती है क्लोज बाउंड में। और ओपन बाउंड के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा होता है, आपका इनसाइड बाउंड लेसरेशन, एबार्शन, पंक्चर या पेनिट्रेटिंग। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास पेशेंट आया, मैं आपको यहीं से बताते हूँ, तो इनसाइड बाउंड का सिर्फ सुन लें। इनसाइड बाउंड का पेशेंट आया, कोई ऐसी चीज यानी कि छुरी, शार्प ऑब्जेक्ट, उससे इंजरी हुई हो, कट लग गया हो, और आपके जो एजेस हैं वो आपके कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल शार्प। जब आपको एज लगे तो ऐसे बिल्कुल आपके एजेस क्या हो जाते हैं, क्लीन होते हैं और रेगुलर होते हैं, आपको नजर आ रहा होता है। उससे आपकी जो ब्लीडिंग है वो आपकी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है। फिर आपका आ जाता है लेसिरेटेड। लेसिरेटेड वाउंड कौन सा होता है, अगर आपको कोई ब्लंट ट्रॉमा हो, यानी कि ब्लंट ट्रॉमा का क्या मतलब है, कोई चीज आपके अंदर क्या हुई हो, लगी हो, यानी कि आपको उसकी वजह से जो एजेस होते हैं वो क्या हो, आपके इरेगुलर हो, आपके टिश्यूज फट जाए। ठीक है, यानी कि कोई चीज आपके अंदर आके लगी है और उससे आपको ब्लंट ट्रॉमा हुआ है। ब्लंट ट्रॉमा की सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल होती है ना, वो आपकी होती है अगर आप कार के अंदर जा रहे हैं, आपने इमरजेंसी ब्रेक लगाई और आपकी जो चेस्ट है वो कहाँ लगी हो, स्टीयरिंग के ऊपर लगी हो। ठीक है। और उसको कहते हैं ब्लंट ट्रॉमा, जिसके अंदर आपके अंदर के जो टिश्यूज वगैरह होते हैं या आपके टिश्यू जो है वो क्रैश कर जाए या कंटेमिनेशन आपकी ज्यादा हो जाए। फिर आपकी आ जाती है एब्रेशन। एब्रेशन के अंदर क्या हो जाता है कि आपकी जो स्किन है, ठीक है ना, आपकी जो सुपरफिशियल जो एपिडर्मिस है वो आपकी रिमूव होती रहे, यानी कि जो आपकी रफ सरफेस है, आप उसे रब करें रब करें रब करें, उसके रब की वजह से जो सा वो आपकी क्या हो, उसकी एंडिंग क्या हो जाए, एक्सपोज हो जाए। ठीक है ना, उसके अंदर ये मिनिमम होती है ब्लीडिंग। फिर आ जाती है आपकी पंक्चर बाउंड। पंक्चर बाउंड के अंदर क्या होता है कि आपने कोई भी कुछ छोटा सा, यानी कि आपको यानी नाखून वगैरह की इंजरी वगैरह हुई है, ठीक है ना, और उसके यानी कि एंड पॉइंट के ऊपर, ठीक है, आपको जो है वो आपका ओपनिंग हुई हो, आपका बैक्टीरिया गया हो और उसके अंदर जो है आपको इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया हो, उसको हम क्या कहते हैं, पंक्चर बाउंड। फिर होता है पेनिट्रेटिंग बाउंड। ठीक है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है वो आपका क्रॉस कर गया हो, यानी कि आपने आपको कुछ किसी ने छुरा मारा, चाकू मारा, ये जो केसेस वगैरह आते हैं, ठीक है ना, और उसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रही हो, परफोरेशन, या आपकी जो पेनिट्रेटिंग है वो आपको देखने को मिल रही हो। फिर परफोरेशन आ जाती है। परफोरेशन के अंदर आपको जो टिश्यू ऑर्गन होता है वो आपको क्या हो जाए, आपके एक्सपोज हो जाए, और दोनों तरफ से जो है उसकी एंट्री और एग्जिट क्या हो, प्रेजेंट हो। फिर आपकी आ जाती है क्लोज बाउंड में। क्लोज बाउंड के अंदर आपकी हेमाटोमा हो जाती है और आपकी दो कंडीशंस हो जाती हैं। अब अगर आप इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ें कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ वाउंड, तो क्या होती है आपकी, एक होता है अक्यूट वाउंड और एक होता है आपका क्रोनिक वाउंड। अक्यूट वाउंड के अंदर क्या होता है कि आप पेशेंट आपके पास प्रेजेंट हुआ सडन इंजरी के साथ, कि पेशेंट को सडन इंजरी हुई है, ठीक है, और उसके अंदर आपकी जो नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस है वो उसको फॉलो कर रही हो, और पेशेंट नॉर्मल हीलिंग टाइम के अंदर आपका क्या हो जाए, रिकवर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई सर्जिकल इंसिजन हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, छोटा सा बर्न हुआ है, उसके अंदर। क्रोनिक बाउंड के अंदर क्या होता है कि आपकी जो वाउंड की हीलिंग है वो आप इंक्रीज कर ही ना पाए, यानी कि उसके अंदर जो इन्फ्लामेशन है वो इतना प्रोलॉन्ग हो जाए कि उसको हीलिंग के लिए, उसकी हीलिंग के लिए आपको वीक्स टू मंथ्स लगे। आपको कि जख्म लगता है, छुरी लगती है, कट लगता है, 2 दिन के अंदर वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है, उसके ऊपर आपकी लेयर आ जाती है। ठीक है, लेकिन पेशेंट, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा बता सकता है किसी का अगर हाजिर दिमाग हो कि अगर पेशेंट के अंदर, कौन से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके अंदर हीलिंग पावर बहुत कम होती है। एक्सीलेंट, इसी बच्ची से मुझे तो डायबिटीज मिलिटस, शाबाश, डायबिटीज मिलिटस, इनके अंदर 0% हीलिंग पावर होती है। और मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि मोस्ट कॉमन जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर जो कॉज ऑफ डेथ होती है डायबिटीज के अंदर, वो मुझे कोई बच्चा बता सकता है क्या हो सकता है? नहीं बच्चे, MI कैंसर नहीं उनका, नहीं नहीं नहीं, एम आई नहीं, MI नहीं, अकॉर्डिंग टू द बाउंड,
अकॉर्डिंग टू द इन्फेक्शन, वाउंड। इन्फेक्शन। डायबिट वो है, ये डायबिटिक किसने बताया? डायबिटिक, सर मैंने। डायबिटिक फुट अल्सर। भाई डायबिटिक फुट अल्सर क्यों? ये हमारे पाकिस्तान में अमूमन कोई 70%, अगर आप मेडिसिन के अंदर एंडोक्राइन की अगर ओपीडी के अंदर बैठे, भाई 70% ये पेशेंट आते हैं आपके पास, और यस। पूरी जिंदगी उनका वाउंड ठीक नहीं होता, और बेचारे इसी में, यार मेरे अपने खुद के, मैंने क्योंकि एंडो की ओपीडी की हुई है, तो उसके अंदर कोई कम से कम मैंने कुछ 70 पेशेंट डायबिटिक फुट अल्सर का देखा है। और यकीन करें, हमारे मेरे अपने ही सिटी के अंदर ऑलमोस्ट कोई 3 से 4 ऐसे पेशेंट थे जो प्रोलॉन्ग डायबिटिक फुट अल्सर के पेशेंट थे, और उसी वजह से उनको हमेशा फीवर स्पाइक करता था। उनको क्या कहते हैं, उनकी जो डायबिटीज है उसकी वजह से हीलिंग पावर, पस की पावर वो इतना बढ़ता चला गया कि उनकी एल्डर जो है वो डेथ हो गई। तो डायबिटिक फुट अल्सर, ये याद रखना, ठीक है। ये आपकी क्या होगी? क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द एक्यूट एंड क्रोनिक। अब क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द डेप्थ, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द डेप्थ, यानी कि उसके अंदर सुपरफिशियल है, पार्शियल है, फुल थिकनेस है, ये क्या है? सुपरफिशियल। सुपरफिशियल के अंदर क्या होता है कि आपका जो जख्म है वो सिर्फ ऊपर ऊपर तक रहे, यानी कि उसके अंदर आपकी एपिडर्मिस इन्वॉल्व हो। मैं आपको फिर बता रहा हूं, बुक के अंदर ये चीजें नहीं लिखी, चाहे डोगर उठा लें, चाहे मेरी बुक उठा लें, उसके अंदर वो चीजें लिखी हैं जो आप यहां से पढ़ने के बाद आप अपनी क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। इसलिए ये मुझे बहुत खुशी है कि आप, कल भी यही 10 बच्चे थे, आज भी यही 10 बच्चे हैं, ठीक है। मैंने उठा के 9 बचे, ठीक है। तो इसलिए एपिडर्मिस के अंदर जो है वो आपकी इन्वॉल्व होती है सुपरफिशियली, और इसके अंदर आपकी जो हीलिंग की जो रिजनरेशन है वो आपकी होती है, ठीक है ना। और इसके अंदर किसी किस्म का भी स्कार फॉर्मेशन नहीं होती, ये सिर्फ आपकी एपिडर्मिस तक रहती है। फिर आपकी आ जाती है पार्शल पार्शल थिकनेस। पार्शल थिकनेस से क्या मुराद होता है कि आपकी बॉडी के अंदर एपिडर्मिस प्लस आपकी डर्मिस का 50% हिस्सा इन्वॉल्व हो जाए, इसको कहते हैं पार्शियल थिकनेस, ठीक है। इसके अंदर आपकी जो स्किन की जो साइड्स होती हैं, अपेंडेजेस होती हैं, वो प्रिजर्व रहती हैं, और इसके अंदर जो हीलिंग पावर होती है वो भी पेशेंट के अंदर प्रिजर्व करती है, वो ठीक होती है। थर्ड चीज आ जाती है फुल थिकनेस। फुल थिकनेस के अंदर आपका क्या आ जाता है कि आपकी कंप्लीट एपी और कंप्लीट डर्मिस क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय। क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय। जब आपकी एपिडर्मिस और डर्मिस डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो आपको नीचे से क्या हो जाएगा? आपके जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज होते हैं, आपके जो फेशियाज होते हैं, आपकी जो मसल्स होती हैं, आपकी बोन्स होती हैं, वो इन्वॉल्व हो जाती हैं, और इसके अंदर क्या होता है? ग्रेनुलेशन। क्या होती है? ग्रेनुलेशन। और ग्रेनुलेशन से क्या बनता है? स्कार। क्लियर हो गया? अब ये आपकी क्या थी? वाउंड की क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो मुझे एक दफा देखना, हाँ ठीक है, ठीक ठीक, ओके। अच्छा जी, फिर इसके बाद आ जाती है आपकी जो सर्जिकल वाउंड है उसकी क्लासिफिकेशन, ये लास्ट है आपका। पहले पे होती है क्लास वन। क्लास वन, क्लास वन को कहते हैं हम क्लीन वाउंड। क्लीन वाउंड, क्लीन वाउंड का क्या मतलब है कि कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, कोई इन्फ्लामेशन नहीं हुई, ठीक है ना। और फॉर एग्जांपल आप हर्निया रिपेयर करें, थोराइड सर्जरी है, ब्रेस्ट सर्जरी है, इन्फेक्शन का रिस्क बहुत कम हुआ, ये हो गया क्लास वन। फिर आपकी आ जाती है क्लास टू। क्लास टू, क्लास टू आपकी क्या थी? कॉन्टेमिनेटेड वाउंड। कॉन्टेमिनेटेड वाउंड, कॉन्टेमिनेटेड में क्या था कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो एक्टिव इन्फेक्शन ना हो, लेकिन माइल्ड से कॉन्टेमिनेशन हो जाए। और होती किस में है? अगर आप कोई बाउल सर्जरी कर रहे हैं या इलेक्टिव कोलिसिस्टेक्टोमी कर रहे हैं, उसके अंदर आपको मिनिमम मिनिमम आपको कंटेमिनेशन देखने को मिल जाए, ठीक है। ये आपकी क्या होगी? क्लीन, इसको हम कहते हैं क्लीन कंटेमिनेटेड। फिर आपकी आ जाती है क्लास थ्री। क्लास थ्री के अंदर आती है आपकी कंटेमिनेटेड। ये अभी मई के अंदर इसका क्वेश्चन आया हुआ था कंटेमिनेटेड का।
इसका एक क्वेश्चन था कंटेमिनेटेड का, इफ आई एम राइट। हाँ, कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेटेड का क्वेश्चन मई 2026। ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा भी सही, अगर कोई बच्चा मेडिकल के अगर ऐप यूज कर रहा है और उसके अंदर ये क्वेश्चन है ना। हाँ, कंटेमिनेटेड से क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये टॉपिक्स डोगर में नहीं होगा, वहाब डोगर में नहीं होगा, बुक के अंदर अमूमन नहीं होगा, लेकिन लेक्चर के अंदर होगा। फिर बता रहा हूँ, इसलिए इन चीजों को अच्छे से पढ़ लें। जनरल सर्जरी से 70% क्वेश्चन आते हैं। मैंने ये जो बुक है, ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चे, मैं बहुत एफर्ट लगा के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी इसकी वैल्यू का नहीं पता होगा। अब देखें यूट्यूब के ऊपर, अगर मैं जो फर्स्ट लेक्चर है अगर उसको आप देखें तो उसके ऊपर ऑलमोस्ट कोई, तो खैर मेरे तो व्यूज भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे आते हैं, 60 बच्चों ने देख लिया। लेकिन उन 60 बच्चों को ये नहीं होता कि यार हम क्लास आके लें, और ये चीजें वो बाद में मिस करते हैं। एंड आई विल बेट यू कि जब आप इंशाल्लाह ये चीजें पढ़ेंगे और आप क्या कहते हैं एग्जाम में बैठेंगे ना, आपने एक्स्ट्रा चीज भी अगर वहां पे आई होगी ना, तो आपको घबराहट नहीं होगी, क्योंकि आपको आइडिया होगा कि यार हमने जनरल सर्जरी पूरी पढ़ी है। अगर आपने यहाँ पे सिलेक्टिव टॉपिक्स, अब जैसे अगर आप गेम्स के नोट्स उठा लें, कोई भी नोट्स उठा लें, वो सिलेक्टिव है। तो भाई कभी भी सिलेक्टिव पेपर नहीं पढ़ना चाहिए। भी आपके पास 2 महीने हैं भाई, स्पून से आखिरी महीने हमने रैपिड रिवीजन करनी है। उसामा, रैपिड रिवीजन हमारी कैसी होती है? उसामा ने ली हुई है, उसामा ने मेरे से रैपिड रिवीजन पढ़ी हुई है। रैपिड रिवीजन जब हम करेंगे ना इंशाल्लाह, ठीक है, उस रैपिड रिवीजन के अंदर आई विल बेट यू कि आपके सिस्टम्स, आपकी एमसीक्यूज, आपके मॉक्स, आपके ग्रैंड टेस्ट आपके बेहतर हो जाएंगे, बेस्ट हो जाएंगे। तो कंटेमिनेटेड के अंदर क्या होता है कि इसको हम कहते हैं स्टेराइल टेक्निक, यानी कि मेजर ब्रेक। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन है वो आपकी क्या होती है, सिग्निफिकेंट होती है। और इसके अंदर आपको जब पेशेंट प्रेजेंट करता है तो इसके अंदर आपको फ्रेश ट्रॉमेटिक वाउंड देखने को मिल रहा होता है। ये लाइन आपने याद रखनी है, फ्रेश ट्रॉमेटिक वाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 3 में क्या होता है, स्टेरॉयल टेक्निक के अंदर आपका मेजर ब्रेक होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंटेंट या ग्रॉस स्पेलेज होती है, या फ्रेश ट्रॉमेटिक वाउंड होता है जिसके अंदर आपकी जो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन होती है वो आपकी सिग्निफिकेंट होती है। ठीक है ना, बस जरूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी कंटेमिनेटेड वाउंड होता है। ठीक है ना, और ये आपका सर्जरी के साथ होता है विद एसेप्टिक ब्रेक। ठीक है, फिर आपका आता है क्लास 4। क्लास 4 को हम कहते हैं डर्टी या इन्फेक्टेड वाउंड। अच्छा, जो हमारे जो ये एमसीक्यूज आया हुआ था ना, उसके अंदर ये चारों ऑप्शन थे। क्लीन वाउंड था, कंटेमिनेटेड था, क्लीन कंटेमिनेटेड था, और डर्टी और इन्फेक्टेड वाउंड था। डर्टी और इन्फेक्टेड वाउंड के अंदर क्या होता है कि आपका इन्फेक्शन एस्टेब्लिश होता है और इसके अंदर हमें पस आती है। इसके यहां तक हमें पस नहीं आई, लेकिन डर्टी और क्लीन के अंदर आपको पस फॉर्मेशन नजर आएगी, आपको टिश्यूज डैमेज होते नजर आएंगे, ऑर्गेनिज्म आपके वाउंड को खाता हुआ नजर आएगा, ऑर्गेनिज्म इफेक्ट आपको नजर आएगा। और इसको हम कहते हैं एब्सेस ड्रेनेज। एब्सेस ड्रेनेज, ऑल ट्रॉमेटिक वाउंड जिसके अंदर आपको डेड टिश्यूज देखने को मिल रहे होते हैं। इसलिए जब भी आपके पास एमसीक्यूज आए, सबसे पहले आपने देखनी है साइट, फिर आपने देखना है साइज, फिर आपने देखने हैं एजीज, फिर आपने देखनी है बेस, उसके बाद आपने देखना है डिस्चार्ज है या नहीं है, फिर आपने देखना है उसकी सराउंडिंग स्किन कैसी है, उसके बाद उसका आपने न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस आपने देखना है कैसा है, और इसके बाद आपको आइडिया होगा आइदर इट्स क्लास 1, आइदर इट्स क्लास 2, आइदर इट्स क्लास 3, आइदर इट्स क्लास 4। हाउ patient present to you with a history of pain, bleeding, swelling, loss of tissues continuity and discharge with foul smell। ठीक है, इस तरीके से आपका पेशेंट प्रेजेंट करेगा। एंड व्हाट इज द इनिशियल मैनेजमेंट? व्हाट इज द इनिशियल मैनेजमेंट? इनिशियल मैनेजमेंट क्या होगी?
कोई बच्चा बता सकता है इनिशियल मैनेजमेंट क्या होगी? आसान है। कौन सी अप्रोच होती है हमारी? कौन सी अप्रोच होती है? ड्रेन। इनिशियल बच्चे, अबे आपके पास पेशेंट आया तो आपने सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? इनिशियल मैनेजमेंट क्या है, यानी कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन उसकी ये है, तो सबसे पहले आपकी क्या होगी? हिस्ट्री। हिस्ट्री ठीक है, लेकिन हिस्ट्री से पहले मैनेजमेंट है बच्चे, ए बी सी डी वो अप्रोच। है ना। ठीक है। एयरवेज ब्रीदिंग सर्कुलेशन अप्रोच होती है आपकी। ठीक है, वाउंड को फिर आपने लाइफ थ्रेटनिंग जो ब्लीडिंग है उसको कंट्रोल करना है, फिर आपने वाउंड को एक्सपोज करना है, फिर आपने चेक करना है ये वाले सारे स्टेटस आपने चेक करने हैं, साइड साइज एजेस बेस डिस्चार्ज। ठीक है, ये सारी चीजें देखनी है, कोई फॉरेन मटेरियल तो नहीं है। ठीक है, फिर उस आपने जो सा वो आपने क्लीन करना है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल सकते हैं, इन्फेक्शन वगैरह जो सब आपका हो सकता है। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी क्या है, व्हाट आर द हाई यील्ड पॉइंट कौन कौन से होते हैं आपके? अगर पेशेंट आए शार्प ऑब्जेक्ट प्लस क्लीन रेगुलर एजेस, क्लीन रेगुलर एज, तो ये कौन सा बाउंड होगा? कोई बच्चा बता सकता है क्लीन रेगुलर बाउंड किसके अंदर देखते थे? कोई बच्चा बता सकता है? अभी पढ़ा के आया हूँ ऊपर, अगर दिमाग खुला था तो। नहीं नहीं नहीं, ओपन बाउंड तो उसकी वो टाइप आ गई ना ओपन बाउंड के अंदर। क्लीन ये वाउंड। ओपन बाउंड इंसाइज बाउंड। सेकंड, ब्लंट ट्रॉमा हुआ प्लस इरेगुलर एजेस, क्या था? लेसिरेटेड बाउंड। थर्ड, स्मॉल ओपनिंग डीप इंजरी, क्या था? पंक्चर बाउंड। स्किन इंटैक्ट प्लस इंटरनल ब्लीडिंग, ये आपको क्या है? शाबाश, क्लोज्ड बाउंड। और क्या है? और क्या और क्या पढ़ा है? और क्या पढ़ा है? और क्या, हाँ। अच्छा, एक यार पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी करो मारो। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेना, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद मैं आपको ना वो चार्ट जो टाइप्स है ना, वो कहते हैं कॉन्टेमिनेटेड और ओके। ओके, अच्छा, अब इसका आप सारे बच्चों ने, मैं फिर बता रहा हूँ, कल किसी बच्चे ने छुट्टी नहीं करनी, नेक्स्ट कोई बच्चा छुट्टी ना करे, बेहतर है कि ये मैं पूछूंगा आपसे। मैं पहले पहले क्लास जैसे आपकी स्टार्ट होगी, मैं एक दफा पूछूंगा आपसे और आपने इस चीज का लाजमी जवाब देना है। अगर, और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इस साल अक्टूबर में ये क्वेश्चन आएगा, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। ठीक है, आपने क्वेश्चंस को आपने अच्छे से करना है। मारूफ, इनको एनआरई क्रैश कोर्स के अंदर भेजें, अपने सीवीएस में ना भेजें, इसको क्रैश कोर्स के अंदर भेजें, ताकि उन बच्चों को जो है वो आपको मिले चीजें, जितनी चीजें आपने यहाँ भेजी हैं वो वहां भेजें। अगर देर इज अ नो विस्कस एंटर्ड, तो वो आपकी क्या होती है? क्लीन बाउंड। क्या होता है? क्लीन बाउंड। अगर कंट्रोल्ड एंट्री हो इनटू जे आई यूरिनरी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, तो आपकी कौन सी होती है? क्लीन कंटेमिनेटेड बाउंड। अगर ग्रॉसली स्पाइलेज हो, या इसको हम कहते हैं फ्रेश
ट्रॉमेटिक वाउंड, तो ये आपको क्या होता है? कंटेमिनेटेड वाउंड। अगर पस हो, टिश्यूज डैमेज हो, तो वो आपको क्या होता है? डर्टी या इन्फेक्टेड वाउंड। ओहो। चलो यार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम एमसीक्यूज करते हैं। टाइम क्या हो गया? 31 हो गया, और क्लास को एंड अप करते हैं। ले लिया? ठीक है। अब आ जाओ एमसीक्यूज की तरफ। अब मुझे सारे बच्चों ने ना अच्छा रिस्पॉन्स करना है। सारे बच्चे जितने के 10 बैठे हैं, क्लास के स्टार्टिंग में भी यही थे, 9 बच्चे जितने भी बैठे हैं, अच्छा रिस्पॉन्ड करना है, ताकि मुझे फील हो कि हाँ आप सबने पढ़ा है। ठीक है? कोई इतना ज्यादा नहीं पढ़ रहे, बोरिंग क्लास नहीं जा रही। ठीक है? अब मुझे आप ये बताएं। अब एमसीक्यू आपसे क्या करूँगा? A patient, a patient with bowel surgery, bowel surgery, controlled condition, controlled condition, having gross, कोई ना बताए, अभी किसी ने नहीं बताना, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ग्रॉस पाइलेज, ग्रॉस पाइलेज, widely stable, widely stable, with no pain, no active complaint, ABCD approach favorable. What should be the class? What should be the class? Class 1, class 2, class 3, class 4. Either it's class 1 clean, either it's clean contaminated, either it's contaminated, either it's dirty या infected bound. उसामा क्या है? उसामा बताएगा। सर उसामा कौन सा ऑप्शन होना क्लीन चाहिए? ऑप्शन बी हाँ, क्लीन कंटेमिनेट, क्लीन कंटेमिनेटेड। शाबाश, 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 दिल खुश कर दिया यार। क्लीन कंटेमिनेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाले मैंने किसी बना दे वो क्वेश्चन। 70 years old, diabetic patient present to you with a history of perforated appendix, recently goes to JI surgery of maximum of complaint, pain, active complaint pain, active complaint pain, वो क्या होगा? perforated, perforated appendix, perforated appendix with pus formation. Lab investigation shows WBCs on a higher side. Which class? Option A, class 1, 2, 3, 4. कौन बताएगा? देखिए,
देखो मैं देख लिया। इशफाक क्या है? इशफाक ऑप्शन, क्या जवाब है इसका? ऑप्शन बताओ, ए बी सी या डी? शाबाश, ठीक। अब आगे क्वेश्चन, और क्या क्वेश्चन बनाए? पेशेंट present to you with a history of patient working in a kitchen, was working in a kitchen, present to you in the emergency with a sharp knife cut on the finger, having a clean, regular edge wound. What should be the type? Option A, laceration. Option B, abrasion. Option C, incised wound. ऑप्शन डी, कंट्यूजन। जी बताओ। ये मुझे बताएगा जारा। हाँ भी जारा। हाँ भाई, जारा क्या जवाब होगा इसका? पेशेंट प्रेजेंट हुआ, शार्प नाइफ। शाबाश। अब जवाब कौन देगा भाई? अब जवाब देगा जबीउल्ला। जबीउल्ला साहब, अब आपने जवाब देना। अगर पेशेंट की स्किन इंटैक्ट हो, ठीक है, पेशेंट प्रेजेंट हुआ, उसकी स्किन इंटैक्ट है, उसको ब्लड ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, और उसका ब्लड जो सा है ऑन एग्जामिनेशन, उसका जो ब्लड है वो आपको कलेक्ट कर जाए, ठीक है ना, तो विच टाइप ऑफ वाउंड इज दिस? कौन से टाइप का आपका वाउंड होगा? ऑप्शन ए ओपन, कोई ना बताए। ऑप्शन बी क्लोज्ड। ऑप्शन सी पेनिट्रेटिंग। ऑप्शन डी एवल्जन वाउंड। जबीउल्ला क्या है जवाब? यार पेनिट्रेटिंग क्यों है? पेनिट्रेट तो कर ही नहीं रहा, ब्लंट ट्रॉमा का कहा है मैंने। ब्लंट ट्रॉमा क्या होता है? शाबाश जारा, शाबाश मारो। क्लोज ट्रॉमा बच्चे आप, पेनिट्रेटिंग तो होता है आपको छुरा लगाओ, आपको कोई यू नो कोई ऐसी चीज लगी हो जिसकी वजह से आपको कोई अंदर चीज घुस चली गई हो, उसको कहते हैं पेनिट्रेट होना। ये तो क्लोज्ड है आपका, ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? क्लोज बाउंड होता है। हाँ बच्चों, क्लियर? आज के टॉपिक्स में किसी बच्चे को कोई इशू हो, कोई बच्चा किसी को इशू हो, कोई ऐसा पॉइंट समझ में ना आया हो? क्लियर है सब बच्चों को?